नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द पीसीएम विजन में। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्लास 12 इकोनॉमिक्स के टॉप 200 VVI वायरल MCQ प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो कि आप सभी के बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहीं से आप सभी के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे मैं आपको जितना भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ये सारा क्वेश्चन आपका PYQ क्वेश्चन है, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और आपको मालूम होना चाहिए, जैक बोर्ड में जितना भी क्वेश्चन पूछा जाता है, लगभग 90% क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही पूछा जाता है। तो यहाँ पे हम लोग 2012 से लेकर के 2024 तक, यानी कि जैक बोर्ड में अभी तक आपका जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है, इस सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। तो वीडियो पे आप लोग अंत तक बने रहें और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद हम लोग अब जो सब्जेक्टिव प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको देखने वाले हैं। तो वीडियो पे आप लोग अंत तक बने रहिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके 2012 से लेकर के 2024 तक के जितने भी प्रश्न है एक एक करके हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हुए चलते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे 2012 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करूंगा, क्योंकि जो जैक बोर्ड में आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछने की जो प्रचलन है आपका ये 2012 से ही शुरू हुआ था। 2012 में आपका 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया था, 5 आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र और 5 आपका समष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है, तो देखिए क्या क्वेश्चन पूछा गया था। पहला क्वेश्चन ये था कि अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। तो अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि किसने कहा है कि अर्थशास्त्र चयन का विज्ञान है। तो ये कहा है आपका रॉबिन्सन ने। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। मार्शल ने क्या कहा है। मार्शल ने अर्थशास्त्र की परिभाषा देते हुए कहा है कि अर्थशास्त्र मानव कल्याण की विज्ञान है। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ एडम स्मिथ ने क्या कहा था। एडम स्मिथ ने कहा था कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। इनमें से एक क्वेश्चन फिक्स है, आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या है। तो देखिए पहला है आपका कि साधनों के बंटवारों की समस्या। तो ये आपका अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है। उसके बाद है आपका साधनों का पुनः उपयोग कैसा हो। तो ये भी आपका अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है। उसके बाद है आपका कि साधनों का विकास कैसे हो। तो ये भी आपका अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है। यानी कि ये तीनों आपका केंद्रीय समस्या है अर्थव्यवस्था की, इसलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका स्टेटमेंट से कि मांग का नियम बताता है कि कीमत में कमी होने के कारण वस्तु की मांग बढ़ जाती है तथा कीमत में वृद्धि होने के कारण वस्तु की मांग कम हो जाती है। ऐसा किसने कहा। तो ये जो आपका स्टेटमेंट है ये आपका मार्शल का है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए इसका 5वां क्वेश्चन है आपका कि एकाधिकार की विशेषता है। तो एकाधिकार की विशेषता क्या है। इसमें आपका एक विक्रेता होता है, बेचने वाला एक होता है और खरीदने वाला आपका अनेक होता है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एक विक्रेता तथा अधिक क्रेता। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि समष्टि अर्थशास्त्र सिद्धांत संबंध रखता है। तो ये आपका सिद्धांत संबंध रखता है आय के निर्धारण से, आय दृढ़ीकरण से और आर्थिक विकास से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी से ये संबंध रखता है। ठीक है, ये आपका समष्टि अर्थशास्त्र का क्वेश्चन है, इस वजह से आपका 17 नंबर से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के आपका 16 तक व्यष्टि अर्थशास्त्र का क्वेश्चन रहता था और आपका 17 से लेकर के 32 तक आपका ये समष्टि अर्थशास्त्र का क्वेश्चन रहता था। ठीक है, इस वजह से आपका 17 नंबर से स्टार्ट है। ये मत समझिएगा कि 5 के बाद 6 आना चाहिए था, 17 कहां से आ गया, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर कि किस विधि से हम बैंक से मुद्रा निकालते हैं। तो देखिए आहरण, विड्रॉल फॉर्म, ये इससे भी निकालते हैं। उसके बाद एटीएम से तो निकलवे करते हैं, चेक के द्वारा भी निकालते हैं, यानी कि ये सभी के द्वारा निकाला जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, उपयुक्त सभी। उसके बाद देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रत्यक्ष कर वह कर है जो उसी मनुष्य द्वारा दिया जाता है जिस पर वह कानूनी तौर पर लगाया जाता है। ऐसा किसने कहा था। तो ये जो प्रत्यक्ष कर का डिफिनेशन है ये क्वेश्चन ने दिया था, तो ये आपका डॉल्टन ने दिया था, जॉन डॉल्टन ने। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि राष्ट्रीय उत्पाद एक देश के सामान्य निवासियों द्वारा एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य का जोड़ है। ऐसा किसने कहा। तो ऐसा आपका कहा था कुछ नेट्स ने। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। देखिए यहाँ पे आपका गलत आंसर दिया हुआ है, इसमें आपको ध्यान नहीं देना है। कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिसका आंसर गलत दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं उसको सारा कुछ यहाँ पे सही करके एक्सप्लेन करके आपको बताऊंगा ताकि आपको किसी भी प्रकार से दिक्कत नहीं हो। ये जो स्टेटमेंट है किसने दिया था। तो ये कुछ नेट्स ने दिया था, इसे ध्यान रखिए।
रखिएगा, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि किसने कहा कि समष्टि अर्थशास्त्र सारी अर्थव्यवस्था के कार्यकरण से संबंधित है? तो ये आपका शेपिरो ने कहा था, ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि केंद्रीय बैंक के कार्यों का उल्लेख करें। ये आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, क्या क्या कार्य हैं इसे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आ गया है। देखिए मैंने क्वेश्चन इस वजह से टैप नहीं किया क्योंकि समय बहुत ही कम था, इस वजह से मैंने किताब वाला फोटो खींचा, पीडीएफ बनाया और आप सभी को सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। समय तो आपका ज़्यादा नहीं है, 1 से 2 ही दिन आपका एग्जाम अच्छा हुआ है, ठीक है, तो इस वजह से मैंने ऐसा किया। आप लोग ऐसा नहीं सोचेगा कि सर ने टाइपिंग नहीं किया, ऐसा बात नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका कि यह किसने कहा कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? तो आपका एडम स्मिथ ने कहा था, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि माइक्रो जिसका अर्थ छोटा है निम्न में से कौन सी भाषा से उद्धृत हुआ है? तो इसका जो उद्भव हुआ है ये आपका ग्रीक भाषा से हुआ है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। माइक्रो और मैक्रोस ये दोनों वर्ड आपका ग्रीक भाषा का है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि निम्न में से कौन आर्थिक क्रिया का एक प्रकार है? तो उत्पादन, उपभोग, विनिमय, ये सब क्या है आपका? ये आर्थिक क्रिया का एक प्रकार है, ठीक है, जो हम लोग दैनिक जीवन में जो कार्य करते हैं अपनी आवश्यकताओं को संतुष्टि करने के लिए, ठीक है, उसी को क्या कहा जाता है? आर्थिक क्रिया कहा जाता है। तो ये सभी आपका क्या है? आर्थिक क्रिया है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि मांग को प्रभावित करने वाला तत्व निम्न में से कौन से हैं? तो मांग को कौन प्रभावित करता है? तो कीमत तो प्रभावित करते ही है, ये मांग का नियम बताता है कि कीमत क्या करेंगे? बढ़ा देंगे तो मांग घट जाएगा, जिसके उल्टा कीमत घटा देंगे तो मांग बढ़ जाएगा, ठीक है, तो ये तो करता ही करता है। आय में परिवर्तन होने से भी आपका मांग प्रभावित होता है। आय किसी का बढ़ता है तो ज़्यादा कंज्यूम करता है, ज़्यादा उपभोग करता है, मांग उसका बढ़ जाता है। और आय कम है, अगर आय उसका कम हो जाता है तो वो कम कंज्यूम करता है, मतलब कम उपभोग करता है, ठीक है, तो ये भी प्रभावित करता है। उपभोक्ता की रुचि भी किसी वस्तु की क्या करती है? मांग को प्रभावित करता है, यानी कि ये सभी आपका मांग को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि राष्ट्रीय आय की गणना में कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो राष्ट्रीय आय की गणना में आपका उत्पादन विधि के द्वारा भी किया जाता है, आय विधि के द्वारा भी किया जाता है और वही विधि के द्वारा भी किया जाता है, यानी कि ये सभी विधियों को अपनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि मुद्रा का कार्य है। तो मुद्रा का कार्य क्या है? विनिमय का माध्यम, यानी कि कुछ लेन देन करते हैं तो मुद्रा के माध्यम से ही करते हैं। मूल्य का मापक, यानी कि किसे मापते हैं कि 50 से अधिक घड़ी का दाम है, 10,000 मोबाइल दाम है तो मुद्रे के रूप में उसको माप रहे हैं, ठीक है। साथ ही साथ देखिए मूल्य का संचय भी होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ये सभी कार्य हैं। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में से कौन सक्रिय प्रवाह में शामिल है? तो सक्रिय प्रवाह में आपका उपभोग, विनियोग और आय, ये तीनों शामिल होता है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि किसने कहा कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे? तो ये कहा था आपका हार्टले विदर्स ने, तो ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत में व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? तो व्यावसायिक बैंक जो आपका व्यापारिक बैंक जैसे आपका स्टेट बैंक हो गया, ठीक है, ये केनरा बैंक हो गया, बैंक ऑफ इंडिया हो गया, ये सब क्या HDFC बैंक, ये सब आपका व्यापारिक बैंक है। तो इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो पहली बार आपका ये 1969 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर पूछे कि RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ये राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो आज रखेगा 1949 में, ठीक है। जो आपका व्यावसायिक बैंक है उसका 1969 में, केंद्रीय बैंक का आपका 1949 में। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि भुगतान संतुलन में निम्नलिखित में से कौन सी दृश्य मदें हैं? तो इसके अंतर्गत आपका मशीन भी आता है, कपड़ा भी, सीमेंट भी, ये सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, इनमें से सभी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो ये क्वेश्चन में पेट भर आएगा आपका, ये फिक्स है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन पेट भर आपका फर्स्ट क्वेश्चन में यही रहेगा कि अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, किसने कहा है, ये पक्का आएगा, ठीक है। तो ये एडम स्मिथ इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि फिर से रिपीट हो रहा है क्वेश्चन कि एकाधिकार की विशेषता है। तो एकाधिकार की विशेषता क्या है? अभी कुछ देर पहले बताए कि एक विक्रेता होता है, बेचने वाला एक, और खरीदने वाला आपका अधिक होता है, यानी कि अनेक होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए प्रीवियस क्वेश्चन करने से आपको ये पता चल जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, कौन सा क्वेश्चन VVI है, कौन सा क्वेश्चन आपका रिपीट होता है। देखिए कोई कहता है ना कि VVI क्वेश्चन है, तो कैसे कहता है VVI क्वेश्चन? वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ा होता है, जो जितना बार रिपीट होता है उसको उतना ही ज्यादा VVI माना जाता है, जो जितना कम बार रिपीट होता है वो उतना
ही कम वीवीआई माना जाता है। ठीक है, किसी को भगवान आकर के सपना में नहीं बताता है कि ये क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, जो ज्यादा बार आता है, जो ज्यादा प्रीवियस ईयर में पिछले वर्षों में आया हुआ है, उसी को वीवीआई कहा जाता है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कि मांग की कीमत लोच से अभिप्राय है। तो मांग की कीमत लोच से अभिप्राय है कि कीमत में परिवर्तन के कारण जो मांग में परिवर्तन होती है उसी को क्या कहते हैं, मांग की कीमत लोच कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि वह वक्र जो आर्थिक समस्याओं को दर्शाता है कहलाता है। तो ये क्वेश्चन शायद आपका मॉडल पेपर में या तो कोडरमा वाला मॉडल पेपर में था। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे उत्पादन संभावना वक्र कहते हैं भैया। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं कौन सी है। तो ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, साधनों का आवंटन, साधनों का कुशलतम उपयोग, आर्थिक विकास, ये सब क्या है आपका अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके अनुसार अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है। तो शुरू में ही बताए थे मार्शल के अनुसार। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र को वर्गीकृत किया जा सकता है। तो अर्थशास्त्र को किसमें वर्गीकृत किया जा सकता है, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। जो आपका पूंजीवादी है अमेरिका का ना, जो पश्चिमी देशों का है, वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, तो उसमें कर सकते हैं। साथ ही साथ आपका समाजवादी में कर सकते हैं। जो आपका रूस सोवियत संघ का जो अर्थव्यवस्था थी आपका, ये समाजवादी अर्थव्यवस्था थी। मिश्रित अर्थव्यवस्था जो हमारी भारत की अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, मतलब ये दोनों का जो मिश्रण होता है ना, पूंजीवादी और समाजवादी का मिश्रण, उसी को क्या कहा जाता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो इसमें तीनों में इसमें वर्गीकृत कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि मांग में कमी के निम्नलिखित में से कौन से कारण है। तो मांग में कमी के क्या कारण हो सकते हैं, तो आय में कमी होने से मांग कमी हो सकता है। क्रेताओं की संख्या में कमी होने से भी क्या होगी, खरीदने वाला रहेगा नहीं तो मांग में कमी नहीं होगा भैया। उसके बाद है उपभोक्ता की रुचि में कमी। तो मान के चलिए आप लिंग ग्लेसर पेन का यूज करते थे, आपको ये अच्छा नहीं लगने लगा, तो क्या होगा, इसका मांग कम हो जाएगा ना, आपने खरीदिएगा तो। ठीक है, तो ये सभी इसका करेक्ट आंसर होगा। इनमें से सभी से क्या होगी, मांग प्रभावित होती है, मांग में कमी होती है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि बाजार मूल्य पाया जाता है। तो बाजार मूल्य आपका अल्पकालीन बाजार में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन स्थिर लागत नहीं है। स्थिर मतलब जो कभी बदले ही नहीं, वही होता है स्थिर का मतलब। ठीक है, तो स्थिर नहीं है सो आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए बीमे का प्रीमियम, ये क्वेश्चन आज मैं करवा रहा था जब वो चैप्टर वाइज एमसीक्यू, तो वहां पे भी करवाया था। ठीक है, बीमे का प्रीमियम क्या है, स्थिर लागत है। ब्याज क्या है, ब्याज भी आपका स्थिर लागत है। उसके बाद फैक्ट्री का किराया भी क्या है, आपका स्थिर लागत है। कच्चे माल का लागत क्या है, ये आपका परिवर्तनशील लागत है। मतलब जिस प्रकार से उत्पादन करेंगे, जिस प्रकार से हम लोग कच्चे माल को उपभोग करेंगे, उत्पादन बढ़ेगा तो कच्चे माल का उपभोग भी बढ़ेगा, इससे क्या होगी, लागत बढ़ेगा। इसका उल्टा अगर कम करेंगे उत्पादन तो क्या होगी, कच्चे माल का उपभोग भी कम होगा और इससे क्या होगी, कच्चे माल की लागत भी कम होगा। तो ये परिवर्तन होते रहता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, कच्चे माल की लागत। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन किया जाता है। तो ये आपका समष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है बच्चा, सामान्य कीमत स्तर का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि वस्तु विनिमय प्रणाली के निम्नलिखित में से कौन सी कठिनाइयाँ थी। तो वस्तु विनिमय प्रणाली से कौन कौन सी कठिनाइयाँ थी। तो दोहरे संयोग का अभाव होता था कि हम मान के चलिए मेरे पास चावल है तो ये जरूरी नहीं कि मुझे जो आवश्यकता है दाल का, तो उसके पास जिसको चावल की आवश्यकता है उसके पास दाल हो, ऐसा। ठीक है, तो ऐसा ये दोहरे संयोग का अभाव होता था। वस्तु विभाजन में कठिनाइयाँ, ये विभाजन नहीं हो पाता था वस्तु का अच्छा से। ठीक है, उसके बाद है आपका सर्वमान्य मूल्य मापक का अभाव। हर जगह आपका क्या होता था, ये अलग अलग दाम हो जाता था, अलग अलग जो वस्तु रहता था उसी में उसी का मूल्य मापक कर देता था। अभी तो हम लोग पैसा में मूल्य मुद्रा में के रूप में क्या करते हैं, मूल्य का मापन करते हैं ना, तो उस समय काफी ज्यादा कठिनाई होती थी। तो ये सभी कठिनाइयां आती थी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, इनमें से सभी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। तो कब हुआ था, 1935 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भारत में 1 रुपए का नोट कौन जारी करता है। तो कौन जारी करता है, आरबीआई नहीं जारी करता है। आरबीआई सारा नोट जारी करता है लेकिन 1 रुपया वाला नोट जारी नहीं करता है। 1 रुपया वाला नोट कौन जारी करता है, तो ये भारत सरकार का वित्त मंत्रालय जारी करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा कि 1 रुपए के नोट में किसका साइन होता है, तो भारत के वित्त सचिव का, किसका, वित्त सचिव, मैं यहां लिख देता हूं, वित्त सचिव का साइन होता है। ध्यान रखिएगा, सारे नोट में आपका आरबीआई के गवर्नर का साइन होता है लेकिन 1 रुपए का नोट जो आपका वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है इसमें वित्त सचिव का साइन होता है। ध्यान रखिएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्या है। देखिए यहाँ पे सेंट्रल का मतलब होता है केंद्र, तो कंफ्यूज नहीं हो जाना केंद्रीय बैंक है, ठीक है, नहीं, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आपका एक व्यावसायिक बैंक है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आंसर गलत दिया हुआ है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आपका क्या है, एक व्यावसायिक बैंक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। जिस प्रकार से आपका एसबीआई है ना, बैंक ऑफ इंडिया है ना, उसी प्रकार से आपका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, उसी तरह का एक बैंक है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा व्यापारिक बैंक। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है। तो इसके अंतर्गत आपका व्यक्तिगत परिवार का अध्ययन किया जाता है, व्यक्तिगत फर्म का अध्ययन किया जाता है और व्यक्तिगत उद्योग का अध्ययन किया जाता है, यानी कि इनमें से सभी, ठीक है। देखिए ये सारा क्वेश्चन मैंने जो आपका टॉप 40 VVI क्वेश्चन करवाया था वहां पे डिस्कस कर चुका हूं, ठीक है। नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा, साथ ही साथ मॉडल पेपर के सोल्यूशन को भी जरूर देखिएगा। मॉडल पेपर के सोल्यूशन के साथ साथ उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे ये सारा क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ है। नहीं देखेगा तो बड़ी पछताइएगा बाबू, पहले बता दे रहे, खाली आंसर भी नहीं बताए वहां पे, सारे एकदम डिटेल में एक्सप्लेन किए हुए हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि मांग की कीमत लो से अभिप्राय है। तो ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, मांग की कीमत लो से क्या अभिप्राय है कि कीमत में परिवर्तन के कारण मांग में परिवर्तन। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि उपयोगिता की निम्न में से कौन सी विशेषता है। तो उपयोगिता की निम्न में से कौन सी विशेषता है, तो देखिए उपयोगिता क्या है, एक मनोवैज्ञानिक परिघटना है, साथ ही साथ उपयोगिता व्यक्ति पूरक होती है, साथ ही साथ उपयोगिता का विचार सापेक्षिक होता है। ये क्वेश्चन को अच्छा से आपका क्वार्टर वाला मॉडल पेपर में डिस्कस किए थे, साथ ही साथ सुबह सुबह को जो आपका 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डाले थे उसमें भी डिस्कस किए थे, ठीक है। तो ये इनमें से सभी क्या है, उपयोगिता की विशेषता है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा इनमें से सभी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं कौन सी है। तो ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर। जो रिपीट हो रहा है क्यों बार बार पढ़े, क्या समय भी तो आपका महत्वपूर्ण है ना, इस वजह से। चलिए अगला क्वेश्चन आपका कि एकाधिकार बाजार किसे दर्शाता है। तो एकाधिकार बाजार किसे दर्शाता है, तो उत्पादन प्रक्रिया को भी दर्शाता है, वितरण प्रणाली को भी दर्शाता है और बाजार प्रवृत्ति को भी दर्शाता है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा आपका इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, और ये भी क्वेश्चन आपका रिपीट हो रहा है। देखिए प्रीवियस ईयर करने से आपको पता चल जाएगा कि कौन क्वेश्चन आपका रिपीट हो रहा है, और वे सारे क्वेश्चन VVI क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन आपका कि किस विधि से हम बैंक से मुद्रा निकालते हैं। तो आहरण विधि यानी कि विड्रॉवल फॉर्म के द्वारा भी निकालते हैं, चेक के द्वारा भी निकालते हैं, ATM के द्वारा भी निकालते हैं, तो इनमें से सभी इसका आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि प्रत्यक्ष कर है। तो एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए आयकर, आयकर क्या है आपका प्रत्यक्ष कर है, ठीक है। और देखिए उपहार कर, उपहार कर भी आपका प्रत्यक्ष कर है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण क्या हो गया, जैसे GST क्या है आपका अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। GST कब लागू हुआ था, तो 1 जुलाई, याद रखिएगा पूछा मॉडल पेपर में क्वेश्चन भी था, 1 जुलाई कब 2017 को GST लागू किया गया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि व्यावसायिक बैंक है, तो मतलब यहाँ पे डायरेक्ट पूछा जा रहा है कि व्यावसायिक बैंक के क्या क्या कार्य हैं। तो देखिए व्यावसायिक बैंक क्या करता है, जमा स्वीकार करता है जी, साथ ही साथ ऋण देता है यानी कि लोन भी देता है, साथ ही साथ लॉकर आदि की सुविधा देता है। अगर आपके घर में सोना है ना, अगर नहीं रख पा रहे हैं तो बैंक में जमा कर दीजिए, आपको लोन दे देगा, यानी कि वहाँ पे लॉकर की सुविधा दे रहा है, इसी को कहते हैं लॉकर की सुविधा, ठीक है। तो ये सभी सुविधाएं देती है, ये सभी इसका कार्य है, तो इनमें से सभी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि एक अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र सम्मिलित रहता है। तो एक अर्थव्यवस्था में आपका प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र, ये तीनों क्षेत्र आपका सम्मिलित होता है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। देखिए ये आपका प्राथमिक क्षेत्र क्या है, द्वितीयक क्षेत्र क्या है, तृतीयक क्षेत्र क्या है, ये तो आप लोग बच्चे से पढ़ते आ रहे होंगे कि जो कृषि से जुड़े हुए कार्य आते हैं वो आपका प्राथमिक क्षेत्र में आ जाता है, जो आपका विनिर्माण के कार्य आते हैं वो आपका द्वितीयक क्षेत्र में आ जाता है, और जो आपका सेवा क्षेत्र के कार्य आते हैं, ठीक है, वो आपका तृतीयक क्षेत्र में आ जाता है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि विदेशी विनिमय दर का निर्धारण होता है। तो विदेशी विनिमय दर का निर्धारण मांग एवं पूर्ति की शक्तियों के द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि उत्पादन के निम्न में से कौन साधन है। तो भूमि भी आपका है, श्रम भी है, पूंजी भी है, साहस भी होता है और प्रबंधन भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 आपका ऑप्शन में दिया हुआ है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि उत्पादन संभावना वक्र का ढाल गिरता है। तो उत्पादन संभावना वक्र किस प्रकार का होता है, इस प्रकार का होता है, इस प्रकार से, ठीक है, कई बार पढ़ा चुके हैं। तो इसकी जो ढाल होता है आपका ये ऊपर से नीचे की ओर गिरता है, किधर से किधर, ऊपर से नीचे की ओर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऊपर से नीचे, यहाँ पे गलत दिया हुआ है, इस पे ध्यान मत दीजिए, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन कई बार करवा चुके हैं आपको कि जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता क्या होती है, तब सीमांत उपयोगिता आपका 0 हो जाता है, 0 हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ये मॉडल पेपर में भी क्वेश्चन था क्या। चलिए
देखिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता में क्या स्थिर रहता है। तो देखिए पूर्ण प्रतियोगिता में आपका AR यानी कि एवरेज रेवेन्यू और MR यानी कि मार्जिनल रेवेन्यू, ये दोनों आपका स्थिर रहता है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बोथ AR एंड MR। ठीक है, देखिए पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है, AR बराबर क्या होता है, MR होता है, उसके बराबर क्या होता है, वस्तु की प्राइस। ठीक है, तो ये आपका दोनों आपका स्थिर रहता है, इसे ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि मांग की लोच कितने प्रकार की होती है। तो मांग की लोच आपका 5 प्रकार का होता है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी। तो ये भी क्वेश्चन आपका रिपीट हो रहा है, तो कब हुआ था, 1935 में। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि प्राथमिक क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन शामिल है। तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आपका भूमि भी आता है, वन भी आता है और खनन भी आता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि गुणक के निम्नलिखित में से किस सूत्र के द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो गुणक का सूत्र क्या होता है, के बराबर आपका होता है डेल वाई बाय डेल आई होता है। ठीक है, जिसमें डेल वाई क्या है, डेल वाई का मतलब होता है आय में परिवर्तन और डेल आई का मतलब क्या होता है, विनियोग में परिवर्तन। यही होता है आपका गुणक का फॉर्मूला। ठीक है, तो किस में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि बाजार के संगठन निम्नलिखित में से कौन है। तो ये आपका बाजार प्राप्तियां, बाजार व्यय, ये दोनों आपका बाजार के संगठक हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि GNP की गणना में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो देखिए जो आपका पुरानी वस्तुओं का क्रय विक्रय है, इसे सम्मिलित नहीं किया जाता है। साथ ही साथ जो आपकी मध्यवर्ती वस्तुएं होती है, इसे भी सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। देखिए पुरानी वस्तुओं के क्रय विक्रय को इसलिए सम्मिलित नहीं किया जाता है क्योंकि ये जब आपका नया था उस समय इसके प्राइस को सम्मिलित कर लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका जो मध्यवर्ती वस्तु है, इसको इसलिए सम्मिलित नहीं किया जाता है क्योंकि इससे जो आपका अंतिम वस्तु का निर्माण होता है उसे भी सम्मिलित किया जाता है। इस वजह से आपका मध्यवर्ती वस्तुओं को सम्मिलित नहीं किया जाता है। इसका एग्जांपल के तौर पर आप लोग समझ सकते हैं कि मान के चलिए एक कलम है। ठीक है, कलम में आपका क्या चाहिए, स्याही। तो स्याही आपका क्या हो गया, ये आपका मध्यवर्ती वस्तु हो गया। स्याही का जो आपका प्राइस है, इसे आपका GNP में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। जो स्याही से आपका जो कलम बनेगा, अंतिम वस्तु जो इसका अंतिम प्रोडक्ट बनेगा कलम, उसको सम्मिलित किया जाएगा। इस वजह से आपका स्याही को सम्मिलित नहीं किया जाता है। अगर इससे सम्मिलित किया जाएगा तो दोहरी गणना हो जाएगी और इससे फॉल्स राष्ट्रीय आय निकल जाएगा। ठीक है, गलत निकल जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ये और भी दोनों। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि किसके अनुसार अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है। तो पहले भी ये क्वेश्चन करवा चुके हैं, ये आपका मार्शल के अनुसार। अगला क्वेश्चन देखिए कि कॉफी के मूल्य में वृद्धि होने से चाय की मांग क्या होगी। तो देखिए कॉफी और चाय आपका क्या है, ये दोनों आपका स्थानापन्न वस्तुएं हैं। ठीक है, अगर जो कॉफी का यूज करेगा वो चाय नहीं पीता है और जो चाय पीता है वो आपका कॉफी नहीं पीता है। तो देखिए क्वेश्चन आपका कि कॉफी के मूल्य में वृद्धि करेंगे, तो कॉफी के मूल्य में अगर कोई वृद्धि कर देता है तो इससे क्या होगी, कॉफी पीना छोड़ देगा, वो चाय ज्यादा पीने लगेगा और चाय पिएगा तो क्या होगी, चाय की मांग बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये बढ़ती है, यहाँ पे घटती गलत दे दिया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका कि किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है तो किसके द्वारा होता है, तो उसके मांग के द्वारा और पूर्ति के द्वारा, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मांग एवं पूर्ति दोनों के द्वारा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं कौन सी है। तो कितना बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ भैया। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कि वह कौन सा समय है जिसमें उत्पादन के सभी साधन परिवर्तित किए जा सकते हैं, यानी कि परिवर्तन किया जा सकता है। तो ये आपका दीर्घकाल में किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। और अल्पकाल में किसे परिवर्तित किया जा सकता है, यानी कि किसे परिवर्तन किया जा सकता है, तो जो आपका परिवर्तनशील साधन होता है वही आपका अल्पकाल में बदलता है, वही आपका अल्पकाल में परिवर्तन होता है। और जो सभी साधन होते हैं, सभी साधन आपका दीर्घकाल में परिवर्तन होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या पूछा था आपका, ये सभी साधन, तो सभी साधन आपका दीर्घकाल में, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि किस विधि से हम बैंक से मुद्रा निकालते हैं। तो ये आपका विड्रॉवल फॉर्म, चेक, ATM कितना बार रिपीट हुआ है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, एक अमून के मारना है। अगला क्वेश्चन देखिए कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्या है। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आपका क्या है, एक व्यापारिक बैंक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि प्रत्यक्ष कर है, ये भी क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो ये आपका आयकर और उपहार कर, ये दोनों आपका प्रत्यक्ष कर है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ए और बी दोनों। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि मुद्रा का कार्य है। तो मुद्रा का कार्य क्या है, विनिमय का माध्यम है, मूल्य का मापक है, ये मूल्य का संचय किया जाता है इसे, तो ऑप्शन
नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा इनमें से सभी। ये भी रिपीट हुआ था। अगला क्वेश्चन आपका कि किन्स का रोजगार सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो किन्स का जो रोजगार सिद्धांत है ये आपका प्रभावपूर्ण मांग पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे आपका गलत टाइप किया गया है, ऑप्शन नंबर बी इसका पूर्ति नहीं होगा, यह आपका प्रभावपूर्ण मांग पर निर्भर करता है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि जब टीयू अधिकतम हो तो एमयू का मान होगा। तो देखिए जब टीयू यानी कि कुल उपयोगिता अधिकतम होता है तो एमयू यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी यानी कि सीमांत उपयोगिता का मान क्या होता है? जब टीयू अधिकतम होता है तो एमयू का मान 0 होता है। भैया कितना बार रिपीट हुआ है? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्न चित्र प्रदर्शित करता है। तो देखिए ये चित्र आपका दिया हुआ है, ये जो आपका रेखा है ये आपका डिमांड का रेखा है यानी कि मांग का वक्र है। ठीक है, ये आपका देखिए एक्स अक्ष के समांतर है। तो जब मांग की रेखा एक्स अक्ष के समांतर होती है तो मांग का लोच क्या होता है? तो मांग की लोच आपका पूर्ण लोचदार होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। और जब यही क्या हो जाए, यही आपका क्या हो जाए, वाई अक्ष के समांतर हो जाए, तो वाई अक्ष के समांतर हो जाएगा तो क्या होगा? पूर्णतः बेलोचदार। इसे भी ध्यान रखिएगा, वाई अक्ष के समांतर हो जाए तब क्या हो जाएगा? पूर्णतः बेलोचदार। अगर एक्स अक्ष के समांतर हो जाए तो क्या होगा? पूर्णतः लोचदार मांग। ठीक है, तो दोनों पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए इस कंडीशन में जो आपका इस तरह जब मांग का वक्र होता है तो इस समय ईडी का वैल्यू क्या होता है? ईडी का वैल्यू क्या होता है? इनफिनाइट हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ईडी का वैल्यू क्या होता है? इनफिनाइट होता है। अगर इसे हो जाए वाई अक्ष के समांतर हो जाए तब ईडी का वैल्यू क्या होता है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का वैल्यू क्या होता है? उस समय आपका 0 होता है। ठीक है, इससे 3 क्वेश्चन मतलब 3-4 क्वेश्चन मैंने आपको बताया, एक क्वेश्चन फिक्स आएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, किसका कथन है? तो क्या मुंद के मारेंगे? एडम स्मिथ। अगला देखिए कि वह वक्र जो अर्थव्यवस्था की समस्या को प्रदर्शित करता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे उत्पादन संभावना वक्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कि किस प्रकार के बाजार में औसत आय सीमांत आय के बराबर होता है? औसत आय का मतलब क्या हुआ? एवरेज रिवेन्यू, एआर। एआर किसके बराबर बोल रहा है? सीमांत आय यानी कि मार्जिनल रिवेन्यू यानी कि एमआर। एआर बराबर एमआर किस में होता है? तो ये आपका पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे गलत है। ठीक है, इसको भूल जाइए। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्या होता है आपका? एआर बराबर एमआर बराबर क्या होता है? प्राइस होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि चक्रीय प्रवाह में निम्न में से किसे शामिल किया जाता है? तो चक्रीय प्रवाह में आपका खपत को भी शामिल किया जाता है, निवेश को भी किया जाता है और आपका आय को भी किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन रिपीट हो रहा है क्या? हाँ जी भैया, 3-4 बार रिपीट हो गया है। चलिए प्रीवियस ईयर करने से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन VVIA क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि केंद्रीय बैंक का मुख्य कार्य है। तो क्या क्या कार्य है? इसमें सरकार को परामर्श भी देता है यानी कि यह सरकार का परामर्शदाता है, साथ ही साथ ये सरकार का बिचौलिया के रूप में भी कार्य करता है और ये सरकार का बैंक है यानी कि बैंकर है। उसके बाद यह बैंकों का बैंक भी है यानी कि मार्केट के लिए हम लोग को लोन लेना रहता है तो कहाँ पे जाते हैं? पैसा जमा करना रहता है तो कहाँ पे जाते हैं? हम लोग बैंक जाते हैं, व्यावसायिक बैंक जाते हैं, लेकिन बैंकों को जमा करना रहता है तो लोन लेना पड़ता है। तो ये कहाँ पे जाता है? तो यह आपका केंद्रीय बैंक के पास जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जाता है। इस वजह से बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए ये क्या करता है? मौद्रिक पत्र का निर्गमन भी करता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ये सभी कार्य है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि अप्रत्यक्ष कर में किसे शामिल नहीं किया जाता है, यानी कि इनमें से कौन अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है, सो आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए आयकर। आयकर क्या है आपका? एक अप्रत्यक्ष कर है, यह आपका अप्रत्यक्ष कर नहीं है। उसके बाद आपका है धन कर। धन कर भी आपका क्या है? यह आपका अप्रत्यक्ष कर नहीं है, यह आपका प्रत्यक्ष कर है। अरे 2 गुण से ज्यादा हो जा रहा है जी। उपयुक्त सभी यहाँ पे ऑप्शन नंबर में दिया है। क्वेश्चन में लगता है थोड़ा सा कुछ यहाँ पे गड़बड़ है। ठीक है, चलिए इंग्लिश वाला पढ़ते हैं। इंग्लिश वाला देखिए यहाँ पे है कि विच इज इंक्लूडेड इन इनडायरेक्ट टेस्ट, यानी कि कौन सा आपका इनडायरेक्ट टेस्ट अप्रत्यक्ष कर में शामिल है, सो आपसे पूछा जा रहा है। ये नहीं, यहाँ नहीं होगा, मिसप्रिंट है। ठीक है, तो देखिए आयकर तो आपका ये प्रत्यक्ष कर में शामिल होता है, ये नहीं होगा। साथ ही साथ धन कर भी आपका क्या होता है? प्रत्यक्ष कर में शामिल होता है, ये भी नहीं होगा। उत्पाद कर, उत्पाद कर क्या है? ये आपका एक्साइज ड्यूटी, ये आपका किस में शामिल होता है? अप्रत्यक्ष कर में शामिल होता है। ठीक है, तो यही ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। बाकी बात उपहार कर भी आपका किस में आता है? उपहार कर भी आपका डायरेक्ट टैक्स में आता है, यानी कि प्रत्यक्ष कर में आता है। ठीक है, यहाँ पे आंसर गलत दिया हुआ है, ध्यान मत दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि भुगतान शेष का अदृश्य मध्य है। तो भुगतान शेष का अदृश्य मध्य में क्या क्या आता है? बैंकिंग भी आता है, माल ढुलाई भी आता है और संचार भी आता है। ये सभी आपका क्या है? भुगतान शेष का अदृश्य मध्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, उपयुक्त सभी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि निम्न में से किसे मुद्रा के प्राथमिक कार्य में शामिल करते हैं? तो जो आपका विनिमय का माध्यम है ये मुद्रा के प्राथमिक कार्य में आता है। साथ ही साथ मूल्य का मापन भी आपका मुद्रा के प्राथमिक कार्य में आता है और मूल्य का संचय भी आपका क्या है? प्राथमिक
कार्य में आता है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अब हम लोग 2020 के क्वेश्चन को देखते हैं। इतना जो था आपका 2019 का क्वेश्चन था, ठीक है। देखिए 2020 में आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि अर्थशास्त्र के जनक कौन थे, तो एडम स्मिथ थे भैया। अगला क्वेश्चन देखिए, ये अवसर लागत का वैकल्पिक नाम है। तो अवसर लागत का वैकल्पिक नाम क्या है, ये आर्थिक लागत है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि बाजार मूल्य को परिभाषित किया जाता है। तो बाजार मूल्य को किसमें परिभाषित किया जाता है, तो अल्पकालीन बाजार के रूप में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। जो पहले से टिक लगा है उस पर ध्यान मत दीजिए, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन किसी स्टूडेंट का है। ये स्टूडेंट 2020 में हमसे पढ़ता था, उन्होंने ये क्वेश्चन दिया है, ठीक है, तो टिक लगा करके दिया होगा भैया। क्या देखेंगे, चलिए फर्म के संतुलन की प्रथम शर्त क्या है, तो फर्म के संतुलन की प्रथम शर्त क्या है, एमआर इक्वल टू क्या होना चाहिए, एमसी होना चाहिए। एमआर का मतलब क्या होता है, मार्जिनल रेवेन्यू। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, मार्जिनल रेवेन्यू को, तो सीमांत आगाम, ठीक है। साथ ही साथ इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सीमांत लागत। तो सीमांत आगाम और सीमांत लागत कहां पे दिया हुआ है, आगाम को आय भी बोला जाता है, समझ रहे ना। तो सीमांत आय और सीमांत लागत कहां पे है, देखिए सीमांत आय और सीमांत लागत कहां पे भैया, हाँ यहाँ देखिए उल्टा लिखा है, सीमांत लागत और सीमांत आय, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन था कि श्रम की 2 इकाई लगाने पर कुल उत्पादन 22 है और 1 इकाई लगाने पर यह 10 है, तो सीमांत उत्पादन होगा। तो देखिए पहले कितना लगा रहे थे, 1 लगा रहे थे तो कितना हो रहा था, 10 का उत्पादन हो रहा था। जब 2 लगाए, 2 इकाई लगाए तो कितना का उत्पादन हुआ, कुल उत्पादन 22 हो गया। यानी कि एक अतिरिक्त का जब यूज कर रहे हैं तो कितना बढ़ रहा है, तो एक अतिरिक्त का यूज कर रहे हैं तो कितना बढ़ रहा है सर, 12 बढ़ रहा है। और हम लोग जानते हैं एक अतिरिक्त का मतलब क्या होता है, सीमांत होता है, ठीक है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा 12, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। जहां भी आपको एक अतिरिक्त दिख जाए वहां पे सीमांत होता है, ठीक है। और जहां पे आपको सीमांत निकालने बोले तो वहां पे देखिएगा कि एक अतिरिक्त कितना हो रहा है, एक अतिरिक्त के यूज करने से कितना की बढ़ोतरी हो रही है, वही आपका सीमांत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक अतिरिक्त का यूज करने से 12 की बढ़ोतरी हो रही है, तो यही आपका सीमांत उत्पादन हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आपका समष्टि अर्थशास्त्र से कि द्वितीय क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी सेवाएं सम्मिलित है। तो द्वितीय क्षेत्र में आपका विनिर्माण का कार्य आता है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। बाकी बात बीमा और व्यापार, यह आपका तृतीय क्षेत्र में आता है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये पुस्तक आपका J.M. केंसन ने लिखा है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि एपीसी प्लस एपीएस बराबर, तो क्या होता है एपीसी प्लस एपीएस बराबर, ये होता है आपका 1 होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका सरकार के राजस्व के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन शामिल है। यानी कि सरकार को जो राजस्व प्राप्ति होती है, टैक्स की प्राप्ति होती है, वो कहां से प्राप्ति होती है, तो ये आपका आयकर से भी होता है। ऑप्शन नंबर बी में क्या था, देखिए इसका इंग्लिश देख लेते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स, ठीक है। कॉर्पोरेट टैक्स का मतलब होता है निगम कर, ठीक है। तो यहाँ पे निगम कर ये भी इसका स्रोत है, और ये सीमा शुल्क भी इसका क्या है, सरकार के राजस्व का स्रोत है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, ठीक है। जहां देखिए एक इकोनॉमिक्स में एक फंडा होता है, जहां भी आपको ऑल दिख जाए, ठीक है, इनमें से सभी दिख जाए, तो लगभग 80% केस में क्या होता है, इनमें से सभी आंसर होता है। नहीं जानते तो इनमें से सभी आपको आंसर मारना ही मारना है, ठीक है। 80% केस में यही होता है। चलिए अब उसके बाद आपका 2022 में जो 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया था उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहां से भी बहुत सारे क्वेश्चन आप सभी के बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेगा। हो सकता है आप लोगों ने इसकी तैयारी कर ली होगी, तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे आपको 5 मिनट में इसका रिविजन करवा देता हूँ, ठीक है। तो देखिए आपको, चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन था कि अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा के जन्मदाता थे। तो पहली बार अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा किसने दिया था, तो मार्शल ने दिया था। इस वजह से इसे अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा के जन्मदाता माना जाता है। ऑप्शन नंबर 40 का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र का सह-अस्तित्व होता है। तो यह आपका होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था में। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि अर्थशास्त्र में शब्द व्यष्टि और शब्द समष्टि का प्रयोग सर्वप्रथम किस अर्थशास्त्री ने किया था। तो ये आपका रेगनर फिश ने किया था। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्पादन संभावना वक्र का मूल बिंदु की ओर अवतल होने का कारण है। तो इसका मूल बिंदु को अवतल होने का क्या कारण है, तो बढ़ती सीमांत अवसर लागत। ऑप्शन नंबर 40 का करेक्ट आंसर होगा। फिर से 3 नंबर आ गया, हो सकता है एक पे जहाँ पे डबल आ गया होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। 5वां क्वेश्चन आपका कि अवसर लागत का वैकल्पिक नाम क्या है। तो कितना बार करवाए हैं, आर्थिक लागत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो किसके अंतर्गत, तो ये सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। ये क्वेश्चन पहले भी करवाए हैं। देखिए आपको प्रीवियस ईयर कीजिएगा ना, तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन आता है, कौन क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, और यही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है, कोई बाहर से नहीं आता है। सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन घुमा फिरा करके वही क्वेश्चन आता है, इसलिए प्रीवियस ईयर करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि सीमांत उपयोगिता कैसे निकालते हैं। तो सीमांत उपयोगिता यानी कि एमयू बराबर क्या होता है, एमयू बराबर आपका फार्मूला होता है डेल
टी यू क्या होता है, डेल टी यू बाय डेल क्यू होता है। तो कौन किस में दिया है, देखिए ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। और अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन आपका कि उपयोगिता का क्रमवाचक सिद्धांत किसने दिया था, तो ये आपका हिग्स एवं एलन ने दिया था। अगर पूछे कि उपयोगिता का गणनावाचक सिद्धांत किसने दिया था, तो गणनावाचक सिद्धांत आपका मार्शल ने दिया था, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे पूछा था क्रमवाचक, इस वजह से हिग्स एवं एलन होगा। अगला क्वेश्चन है कि उदासीनता वक्र होता है, तो उदासीनता वक्र कैसा होता है, तो उदासीनता वक्र आपका इस प्रकार से होता है। देखिए मूल बिंदु को क्या है, उठा हुआ है, यानी कि उत्तल है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर जो है आपका ऑप्शन नंबर ये मूल बिंदु की ओर उत्तोदर होता है। ठीक है, ये दोनों नहीं होगा भैया, दोनों नहीं होगा, ठीक है, एक ही होगा आपका मूल बिंदु की ओर उत्तोदर होता है। दोनों कहाँ लिखा हुआ है, दिखाओ तो मुझे, हम जानते हैं कुछ बच्चा को डाउट होगा इसके मन में। ठीक है, दोनों नहीं होगा, मूल बिंदु की ओर उत्तोदर होगा। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन आपका कि रसगुल्ला की कीमत कम होने से गुलाब जामुन की मांग क्या होगी। देखिए रसगुल्ला और गुलाब जामुन आपका यहाँ पे क्या है, ये दोनों आपका स्थानापन्न वस्तुएं हैं। जो आपका रसगुल्ला खाएगा वो गुलाब जामुन नहीं खाएगा, नहीं खरीदेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका क्या होगा, रसगुल्ला की कीमत में कमी कर देंगे तो लोग गुलाब जामुन क्या खरीदेगा जी, रसगुल्ले खरीदेगा। तो रसगुल्ला ज्यादा खरीदेगा तो गुलाब जामुन की मांग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगा ना। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा, कम होगी। अगला क्वेश्चन देखिए कि बजट रेखा इंगित करती है, तो बजट रेखा क्या इंगित करती है, तो ये आपका मूल्य अनुपात को इंगित करता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि प्रतिस्थापन की सीमांत दर इंगित करती है, तो ये आपका अनाधिमान वक्र की ढलान को इंगित करता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिक उपभोक्ता की आय में वृद्धि से वस्तु एक्स की मांग कम हो जाती है, तो वस्तु एक्स होगी। देखिए कंडीशन क्या है, एक उपभोक्ता है जिसका आय क्या हो रही, बढ़ जा रही, इनकम बढ़ रहा है, तो एक वस्तु एक्स है। ठीक है, उस वस्तु की वो क्या कर देता है, मांग कम कर देता है। तो जब भी किसी उपभोक्ता की आय बढ़ेगा तो वो क्या करेगा, बढ़िया बढ़िया क्वालिटी की वस्तु खरीदेगा, अच्छा क्वालिटी की वस्तु खरीदेगा। तो वस्तु एक्स यहाँ पे क्या हो जाएगी आपका, ये आपका गिफेन वस्तु हो जाएगी। गिफेन वस्तुओं किसको कहते हैं, जो आपका घटिया क्वालिटी की वस्तुएं होती है उसे आपका गिफेन वस्तुएं कहती है। ये आपका पैसा ज्यादा कमाएगा तो गिफेन वस्तु घटिया क्वालिटी वस्तु लेगा क्या, नहीं ना लेगा भैया, ये आपका अच्छा क्वालिटी का वस्तु लेगा। ठीक है, तो ये आपका वस्तु एक्स जिसका मांग कम हो रहा है, ये क्या होगा आपका गिफेन वस्तु होगी। एक होता है आपका गिरफिन वस्तुएं, गिरफिन वस्तुएं आपका अलग होता है, और एक होता है आपका गिफेन वस्तुएं, ये आपका अलग होता है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि यदि किसी वस्तु की मांग रेखा कीमत अक्ष वाई अक्ष के समांतर है तो वस्तु की मांग की कीमत लोच का मान क्या होगा। देखिए इस प्रकार से ये हो गया आपका वाई अक्ष और ये जो आपका है मांग की रेखा इस प्रकार से है। तो इस कंडीशन में मांग की लोच का मान कितना क्या होता है, तो इस कंडीशन में मांग की लोच का मान क्या होता है, ईडी बराबर आपका 0 होता है। और ईडी बराबर जब 0 होता है तो इसे क्या कहते हैं, तो इसे क्या कहते हैं आपका पूर्णतः बेलोचदार मांग। क्या कहेंगे, पूर्णतः बेलोचदार मांग। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा ये वाई अक्ष, अगर पूछ दे कि एक्स अक्ष के समांतर होगा तो क्या होगा, ईडी के बराबर, तो ईडी बराबर आपका होगा क्या, ईडी बराबर इन्फिनाइट होगा। और इस कंडीशन में इसे क्या कहेंगे, इसे कहते हैं आपका पूर्णतः लोचदार मांग, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इससे क्वेश्चन पक्का आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि उपभोक्ता संतुलन उस बिंदु पर होता है जहां पर क्या होता है, जहां पर आपका सीमांत उपयोगिता यानी कि MU मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाती है, प्राइस यानी कि मूल्य के बराबर हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि गिफिन वस्तुओं के लिए कीमत मांग की लोच होता है, तो ये आपका क्या होता है, ये आपका धनात्मक होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि दो साधन है, दो साधन श्रम L है और जो आपका पूंजी है उसे K है, कि उत्पादन फलन का स्वरूप होगा, तो क्या होगा, उत्पादन फलन क्या हो जाएगा आपका Q इक्वल टू फंक्शन ऑफ L और K। L और K क्या है, यानी कि आपका श्रम और पूंजी का फंक्शन होगा आपका Q। ठीक है, उत्पादन फलन। तो इस प्रकार से किसमें लिखा है, ऑप्शन नंबर 1 में। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि उत्पादन के साधन क्या है, कमेंट करिएगा कितना बार रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए कि जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता क्या होती है, 0 हो जाता है। देखिए आपको पता चल जाएगा होगा कि देखिए यहाँ पे अभी तक हम लोगों ने कितना क्वेश्चन किया, 19 क्वेश्चन किया, 19 में लगभग 18 क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए कि कौन सा समय है जिसमें उत्पादन के सभी साधन परिवर्तित किए जाते हैं, तो उत्पादन के सभी साधन आपका दीर्घकाल में परिवर्तन किया जाता है। देखिए कितना रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि समूह उत्पाद वक्र का प्रत्येक बिंदु दो साधनों के वैसे संयोग को दर्शाता है जो वस्तु की डैश मात्रा का उत्पादन करता है। तो यहाँ पे समूह उत्पाद, समूह मतलब सम का मतलब क्या होता है, बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे बराबर यानी कि समान उत्पाद की मात्रा को दर्शाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा, नाम से ही पता चल जा रहा था। अगला क्वेश्चन देखिए कि परिवर्तनशील अनुपात के अनुसार एक विवेकशील उत्पादक उत्पादन की किस अवस्था के स्तर में उत्पादन करना चाहेगा, तो द्वितीय अवस्था में। सुबह सुबह क्वेश्चन करवाए थे, क्यों करवाना चाहेगा, क्योंकि इसमें जो आपका होता है अधिकतम होता है आपका क्या, कुल उपयोग, कुल उत्पादन। ठीक है, इस वजह से। अगला क्वेश्चन देखिए कि अल्पकालीन औसत लागत वक्र का आकार होता है, तो कैसा होता है, तो ये आपका U आकार का होता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है फार्मूला से। फार्मूला से क्वेश्चन क्या है कि कुल लागत TC, कुल स्थिर लागत TFC और कुल परिवर्तनशील लागत TVC के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो बताए थे TC बराबर क्या होता है, TFC प्लस
TBC, तो किसी में दिया हुआ है TFC प्लस TBC, तो इसमें दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 2 में, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि फर्म के संतुलन में होता है, तो फर्म संतुलन में कब होता है, जब MR = MC होता है। कई बार क्वेश्चन करवा चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि सम विच्छेद बिंदु तब उत्पन्न होता है, जब क्या होता है, तब उत्पन्न होता है जब आपका TR = यानी कि टोटल रेवेन्यू क्या हो जाता है, टोटल कॉस्ट के बराबर हो जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाए इसका, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है कि पूर्ति अपने के लिए मांग स्वयं उत्पन्न कर लेती है, यह कथन किसका है, तो यह कथन आपका प्रोफेसर JBC का है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका कि यदि किसी वस्तु की कीमत में 40% की वृद्धि हो परंतु पूर्ति में केवल 10% की वृद्धि हो तो ऐसी वस्तु की पूर्ति होगी। तो देखिए यहाँ पे कीमत में क्या हो रहा है, 40 का परिवर्तन हो रहा है, लेकिन पूर्ति में क्या हो रहा है, 10 का परिवर्तन हो रहा है, लेकिन प्रभाव तो पड़ रहा है लेकिन बहुत ही कम पड़ रहा है। तो इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे बेलोचदार कहेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि मांग अधिकाई की स्थिति होती है जब क्या होगी, जब आपका पूर्ति की तुलना में मांग अधिक होता है, तब आपका क्या होती है, मांग अधिका, यानी कि अधिकाय का मतलब वो अधिक, तो मांग अधिक उस टाइम पे होता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि किस बाजार में वस्तु विभेद पाया जाता है, तो ये आपका एकाधिकार में पाया जाता है। वस्तु विभेद कुछ है या तो कीमत विभेद कुछ है आपका एकाधिकार में। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि एक पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में सभी फर्में किस प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, तो समरूप यानी कि एक जैसा आपका वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका कि एकाधिकार के अंतर्गत AR वक्र और MR वक्र में क्या संबंध पाया जाता है, तो AR जो आपका होता है ना वो आपका क्या होता है, MR से बड़ा होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि किस प्रकार की बाजार संरचना में किसी वस्तु का केवल एक उत्पादक होता है, तो एक उत्पादन करने वाला कौन होता है, तो आपका एकाधिकार में नाम से ही पता चल रहा है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि एक विक्रेता 6 रुपये प्रति इकाई कीमत पर किसी वस्तु के 50 इकाई की बिक्री से प्राप्त कुल आगाम की राशि क्या होगी, तो एक इकाई का दाम कितना है भैया, एक इकाई 6 रुपया में बेच रहा है, तो टोटल बेचा 50, तो क्या हो जाएगा 50 गुना 6 300। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सही है, तो निम्न में से कौन सही है, तो ये आपका हो जाएगा AR MR × E/E-1। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि MR का फॉर्मूला क्या होता है, सो आपसे पूछा जा रहा है, तो शुरू में बताइए भैया MR का फॉर्मूला क्या होता है, TR/ΔQ। ठीक है, ये आपका MR का फॉर्मूला होता है। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि एक फर्म का मांग वक्र पूर्ण लोचदार होता है, तो कब होता है, तो ये कौन से फर्म में होता है, तो ये आपका पूर्ण प्रतियोगिता फर्म में होता है। पूर्ण प्रतियोगिता फर्म में क्या होता है, पूर्ण लोचदार होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि बाजार में वस्तु की कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होता है जहां पे क्या होता है, जहां पे उस वस्तु की मांग और पूर्ति बराबर हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। वहीं पे आपका क्या होता है, वस्तु की कीमत का निर्धारण होता है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि नीचे दिए गए एक फर्म के लिए सीमांत आगाम अनुसूची से वस्तु की 5 इकाई के उत्पादन के लिए कुल संप्राप्तियां क्या होगी, यानी कि टोटल संप्राप्तियां, टोटल आगाम क्या होगा, सो आपसे पूछा जा रहा है। और कहां तक का पूछा जा रहा है, तो 5 तक का, तो जोड़ दीजिए यहाँ पे देखिए 12 था, 10 22 हो गया और 8 20 हो गया, 20 और 6 26 हो गया और 5वां तक और आपका 4 है, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक है, तो 30 किसमें दिया भैया, 30 गलती जोड़ दिए क्या, 12 और 10 22, 22 और 8 30 और 6 36 और 4 40 होगा भैया। चलिए ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि बाजार मूल्य पाया जाता है, तो ये भी क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में कितना बार आया है, तो ये आपका किसमें, अल्पकालीन बाजार में बाजार मूल्य पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको पता चल गया कौन क्वेश्चन रिपीट होता है, कौन क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है, यही सब क्वेश्चन आएगा प्रीवियस ईयर, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। 5-10 क्वेश्चन आपका, 5 क्वेश्चन आपका एक्स्ट्रा आता है, तो वही जो आपका पूरा साल भर मेहनत करता है वही 5 क्वेश्चन को बना पाता है। ठीक है, वैसे भी 5 क्वेश्चन के लिए मैं VVI क्वेश्चन और करवा रहा हूँ आपका चैप्टर वाइज, उसको आप लोग कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, तो और साथ ही साथ चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड। अब इसके बाद आपका 2023 का क्वेश्चन है और 2023 के क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि देखिए जैक बोर्ड में आपका क्या होता है कि पिछले साल का जो क्वेश्चन होता है ना वो तो रिपीट होता ही होता है, लेकिन उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जाता है। मतलब कि आपका 2024 में अगर एग्जाम हो रहा है तो 2023 में जो क्वेश्चन आया था उससे क्वेश्चन तो रिपीट होगा ही होगा, लेकिन उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सारे क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, जो
जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है, उसको यहाँ पे हम लोग अच्छा से डिस्कस कर ले और इससे आपको एक भी क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन आपका क्या है कि अर्थव्यवस्था की किस समस्या का संबंध उत्पादन की तकनीक के चयन से है। किसका बात किया जा रहा है? उत्पादन के तकनीक के चयन का बात किया जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि कौन से तकनीक का चयन करके, कौन से तकनीक का प्रयोग करके उत्पादन करें। पूंजी प्रधान तकनीक का प्रयोग करके उत्पादन करें कि श्रम प्रधान तकनीक का प्रयोग करके उत्पादन करें, मशीन का प्रयोग करके उत्पादन करें कि आपका लेबर यानी कि मजदूर का प्रयोग करके उत्पादन करें। यानी कि मोटा मोटी यही बोल रहा है कि कैसे उत्पादन करें, यानी कि इसका संबंध किससे है? तो कैसे उत्पादन करें। ये जो आपका अर्थव्यवस्था की समस्या है, इसका संबंध आपका तकनीक के चयन से है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा, कैसे उत्पादन करें। क्लियर है बच्चों? उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि किसी वस्तु की मानवीय आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता है। तो किसी भी वस्तु की मानवीय आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो इसे आपका उपयोगिता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा, उपयोगिता। जिसे एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग समझिएगा, मान के चलिए कि आप लोगों ने 3 रुपए वाला कोई भी एक कलम खरीदा, ठीक है। तो कलम का काम क्या है? लिखना। तो कलम से, उस कलम से लिख करके जो आपके अंदर आपको जो संतुष्टि मिली, तो उसी को क्या कहते हैं? इस कलम की क्या कहेंगे? उपयोगिता कहेंगे। तो याद रखिएगा, किसी भी वस्तु की मानवीय आवश्यकता को संतुष्ट करने की जो क्षमता होती है, उसी को क्या कहते हैं? उस वस्तु की उपयोगिता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा, उपयोगिता। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा, जैसे कि पूछता है कि उपयोगिता को किससे मापा जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, उपयोगिता को आपका यूटिल्स में मापा जाता है। किसमें मापा जाता है? तो उपयोगिता को आपका यूटिल्स में मापा जाता है। लेकिन आपका एक अर्थशास्त्री था, नाम तो सुना ही होगा, मार्शल, ठीक है। मार्शल ने क्या बताया था कि उपयोगिता को हम लोग मुद्रा के रूप में भी माप सकते हैं। तो याद रखिएगा, उपयोगिता को आपका यूटिल्स में भी मापा जाता है और मुद्रा में भी मापा जाता है। क्लियर है बच्चों? उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि उपयोगिता के क्रमवाचक विश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया। तो उपयोगिता का जो आपका क्रमवाचक दृष्टिकोण है, तो क्रमवाचक विश्लेषण है, इसका प्रतिपादन आपका हिग्स और एलन ने किया था। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा, हिग्स और एलन। देखिए यहाँ पे समझिएगा, देखिए उपयोगिता को मापने का आपका 2 दृष्टिकोण या तो विश्लेषण आपका प्रचलित है। एक हो गया आपका क्रमवाचक दृष्टिकोण, जिसका प्रतिपादन आपका हिग्स और एलन ने किया था, और दूसरा है आपका गणनावाचक दृष्टिकोण, जिसका प्रतिपादन आपका मार्शल ने किया था। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। दोनों से क्वेश्चन आपका पूछता है कि क्रमवाचक का प्रतिपादन किसने किया है, तो याद रखिएगा हिग्स और एलन ने, और गणनावाचक दृष्टिकोण का प्रतिपादन किसने किया था, तो याद रखिएगा आपका मार्शल ने। ठीक है बच्चों? उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है बच्चों। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका फिगर से है कि यहाँ पे ये जो आपका फिगर दिया हुआ है, जिसमें आपका वाई अक्ष में कीमत को दर्शाया गया है और एक्स अक्ष में आपका मांग की मात्रा को दर्शाया गया है, और ये जो आपका डी है, ये है आपका मांग वक्र, ठीक है, यानी कि डिमांड कर्व ये है। तो यहाँ पे आपको इस चित्र में पूछ रहा है कि ये आपका क्या चीज को प्रदर्शित कर रहा है, किस प्रकार की लोच को यहाँ पे ये प्रदर्शित कर रहा है। तो देखिए मैंने आपको जब मॉडल पेपर का सॉल्यूशन करा रहा था, वहां पे मैंने आपको बताया था कि जब भी आपका मांग वक्र आपका एक्स अक्ष के समांतर है, ठीक है, ये है आपका मांग वक्र, तो ये जब भी आपका एक्स अक्ष के समांतर रहे, तो वहां पे किस प्रकार का लोच होगा, तो वहां पे आपका पूर्णतः लोचदार मांग होगा। कैसा होगा? याद रखिएगा, पूर्णतः लोचदार मांग होगा। और जब भी आपका मांग वक्र इस प्रकार से, ठीक है, यहां से फिर से मैं बनाता हूं, देखिए इस प्रकार से, ठीक है, ये जो मांग वक्र है आपका वाई अक्ष के समांतर रहे, तब आपका किस प्रकार के लोचदार को प्रदर्शित करता है, तब आपका पूर्णतः बेलोचदार को प्रदर्शित करता है। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। जब इस प्रकार से रहेगा एक्स अक्ष के समांतर, तब क्या होगा? पूर्णतः लोचदार। जब वाई अक्ष के समांतर रहेगा तो क्या हो जाएगा? आपका पूर्णतः बेलोचदार हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए एक्स अक्ष के समांतर है, तो ऑप्शन नंबर 3 का करेक्ट आंसर होगा पूर्णतः लोचदार। ठीक है, और हम आराम से समझते हुए चलिए ताकि आपको किसी भी प्रकार से दिक्कत ना हो। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि उपभोक्ता की आय बढ़ने से किस प्रकार की वस्तु की मांग घटती है। तो सिंपल सी बात है कि कोई भी व्यक्ति आपका पहले 10,000 रुपया महीना कमा रहा था, अब उसकी आय बढ़कर के 40,000 रुपया महीना हो गया है, तो वो क्या हो गया? आपका अमीर थोड़ा सा बन गया। और जो अमीर रहता है वो किस प्रकार की वस्तुओं का प्रयोग नहीं करता है, तो ये घटिया वस्तु का प्रयोग नहीं करता है, तो इससे क्या होगी? घटिया वस्तु की मांग घट जाएगा। यानी कि ज्यादा पैसा कमाएगा भाई, तो वो घटिया वस्तु का प्रयोग नहीं करेगा और घटिया वस्तु का मांग कम हो जाएगा। ठीक है, तो आय बढ़ने से आपका किसकी मांग घट जाएगी? तो घटिया वस्तु का। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा, घटिया वस्तु। और मांग किसका बढ़ेगा? तो महंगी वस्तुओं का मांग बढ़ जाएगा, यानी कि विलासिता वस्तुओं की मांग बढ़ जाएगा। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। क्लियर है बच्चों? सारा कुछ समझते हुए चलना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि दीर्घकालीन उत्पादन फलन का संबंध निम्न में से किससे है।
तो दीर्घकालीन उत्पादन फलन का संबंध आपका पैमाने के प्रतिफल से है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा, पैमाने के प्रतिफल से। दीर्घकालीन उत्पादन फलन में क्या होता है, जो उत्पादन के सभी साधन होते हैं, इस सभी साधन को क्या किया जाता है, परिवर्तित किया जाता है। इस वजह से इसका संबंध किससे है, तो पैमाने के प्रतिफल से। ठीक है बच्चों। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि उत्पादन फलन को व्यक्त करता है, यानी कि जो आपका प्रोडक्शन फंक्शन है एक इसको किस प्रकार से इसको व्यक्त किया जाता है। ठीक है, तो इसको आपका QX बराबर फंक्शन ऑफ, यहाँ पे आपका ABC लिख सकते हैं, XYZ कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ABC लिखिए इस प्रकार से, इस तरह से आपका व्यक्त किया जाता है, जिसमें आपका ये क्या है, ABC क्या है बच्चों, तो ABC आपका क्या है, उत्पादन के साधन है, यानी कि जिससे हम लोग उत्पादन करते हैं। और QX क्या है, तो QX आपका है उत्पादन की मात्रा, यानी कि इसका प्रयोग करने से कि कितना मात्रा में उत्पादन हो रहा है वो है आपका QX। ठीक है, तो इसको किस प्रकार से आपका व्यक्त किया जाता है, तो QX बराबर फंक्शन ऑफ ABCD, यानी कि यहाँ पे ABCD क्या है, तो उत्पादन के आपका साधन है। ठीक है बच्चों, क्लियर है, तो इस प्रकार से व्यक्त करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि किसी वस्तु के उत्पादन की स्थिर लागत 60 रुपए है, उस वस्तु की 10 इकाई उत्पादन की औसत स्थिर लागत क्या होगी। देखिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, बहुत ही आसानी से बनेगा। आप लोग बहुत ही ज़्यादा डरते हैं और बोलते हैं कि इकोनॉमिक्स का जो आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन होता है ये बहुत ही हार्ड होता है। नहीं, बहुत ही आसान होता है आपका इकोनॉमिक्स का न्यूमेरिकल क्वेश्चन, सिर्फ आपको थोड़ा सा समझना है। देखिए जब आप लोग क्लास 9 या तो क्लास 10 में जब मैथ बनाते थे तो पहले हम लोग क्या करते थे, पहले हम लोग ये लिखते थे कि आपका क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है उसको लिखते थे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है उसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में आपका क्या दिया हुआ है, स्थिर लागत यानी कि जो फिक्स कॉस्ट है, जो आपका टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है, ये आपका कितना दिया हुआ है, ये आपका 60 दिया हुआ है, यानी कि TFC टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आपका कितना दिया हुआ है, तो ये आपका 60 रुपया दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखिए उसके बाद आपका क्या दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए वस्तु की जो मात्रा है ये आपका 10 इकाई दिया हुआ है, यानी कि जो आपका क्वांटिटी है ये आपका 10 दिया हुआ है। Q बराबर आपका क्या दिया हुआ है, तो ये आपका 10 दिया हुआ है। निकालने के लिए क्या बोल रहा है, तो ये आपका औसत स्थिर लागत निकालने के लिए बोल रहा है, यानी कि ये FC एवरेज फिक्स कॉस्ट आपको निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये FC हम लोग लिख लेते हैं जो आपको निकालना है। ठीक है, अब इसके बराबर क्या होगा, तो देखिए ये FC बराबर फॉर्मूला क्या होता है ये आपको मालूम होना चाहिए। ये FC बराबर आपका फॉर्मूला होता है TFC यानी कि टोटल फिक्स कॉस्ट बता आपका Q यानी कि क्वांटिटी होता है। ठीक है, देखिए टोटल फिक्स कॉस्ट TFC बराबर आपका कितना दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है। Q बराबर आपका 10 दिया हुआ है, तो 10 से आपका 60 कितना बार में कटेगा, 6 बार में, यानी कि ये FC यानी कि औसत स्थिर लागत बराबर आपका कितना आ गया, 6 रुपये आ गया। ठीक है, कितना आसानी से बन गया। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 रुपये। एकदम आसानी से सारा बन जाएगा बच्चों, खाली आपको थोड़ा सा आपको समझना है। इकोनॉमिक्स का जो आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन होता है ना बहुत ही आसान होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि दो समूह उत्पाद वक्रों के बीच की दूरी क्या व्यक्त करती है। देखिए इस प्रकार से आपका दो समूह उत्पाद वक्र होता है, तो इनके जो आपका बीच की जो दूरी होती है बच्चों ये क्या व्यक्त करता है, तो ये आपका उत्पादन में परिवर्तन को दर्शाता है, उत्पादन स्तर में परिवर्तन को व्यक्त करता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 उत्पादन स्तर में परिवर्तन। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है, यानी कि इनमें से कौन सा फॉर्मूला सही है, सो आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए बच्चों कैसे आपको यहाँ इस फार्मूला को आपको कैसे पता चले कि कौन सा सही है। तो देखिए एक आपका मेन फार्मूला होता है। मेन फार्मूला क्या होता है, जो आपका TC बराबर है बच्चों, TC बराबर आपका क्या होता है, TFC, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ TFC प्लस TBC। ठीक है, ये आपका मेन फार्मूला होता है। अब इसी फार्मूला से आपका एगो फार्मूला आएगा। ठीक है, ये फार्मूला तो आपको मेन फार्मूला ऑप्शन में डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है, आगे पीछे करके दिया हुआ है। तो देखिए इसे आपका मैं पहले हम TBC के फॉर्म में लाते हैं, तो TBC बराबर आपका क्या होगा, TC माइनस हो जाएगा TFC। ठीक है, TFC हो जाएगा। तो इसी को और भी हम लोग आगे पीछे करके लिख सकते हैं TFC के फॉर्म में। TFC बराबर आपका क्या हो जाएगा, TFC बराबर होगा आपका TC माइनस TBC। ठीक है, ये आपका ये मेन फार्मूला से आपका और दो फार्मूला आ गया, तो इनमें से कौन सा फार्मूला आपका ऑप्शन में दिया हुआ है, तो बोलिएगा सर। देखिए 2 नंबर वाला फार्मूला आपका ऑप्शन में दिया हुआ है, TBC बराबर TC माइनस TFC। देखिए कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है TBC बराबर क्या दिया हुआ है, TC माइनस TFC। ठीक है, तो जो मैंने आपको फार्मूला बताया कि TC बराबर आपका क्या होता है, TBC प्लस TFC, ये मेन फार्मूला को आप लोग याद रखिएगा। इसी को आगे पीछे करके आपका एक क्वेश्चन तैयार किया जाता है, उससे आपका क्वेश्चन आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या है बच्चों कि उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन करने का
किस लागत में परिवर्तन नहीं होता है। यानी कि कोई भी वस्तु का हम लोग उत्पादन कर रहे हैं तो उत्पादन की मात्रा में हम लोग परिवर्तन करेंगे तो किस वस्तु में आपका, किस में आपका परिवर्तन, किस लागत में आपका परिवर्तन नहीं होता है। तो सिंपल, जो आपका स्थिर लागत रहेगा, जो आपका फिक्स्ड रहेगा, उसमें परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, कुल स्थिर लागत में आपका परिवर्तन नहीं होगा। नाम से ही पता चल रहा है स्थिर जो रहेगा। ठीक है, तो कुल स्थिर लागत में आपका परिवर्तन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि औसत लागत वक्र का आकार होता है। तो औसत लागत यानी कि एवरेज कॉस्ट यानी कि ईएसी के वक्र का आकार कैसा होता है? तो ईएसी के वक्र का आकार आपका इस तरह से यानी कि यू आकार का होता है, यू अल्सर के जैसा होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा, यू अल्सर जैसा। ठीक है, देखिए एक होता है आपका एसी और एक होता है आपका एमसी। एमसी का मतलब क्या हुआ? मार्जिनल कॉस्ट यानी कि सीमांत लागत। तो सीमांत लागत और औसत लागत दोनों के वक्र का आकार आपका यू अल्सर के जैसा होता है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए 2023 में पूछा आपका औसत लागत, तो हो सकता है कि इस बार आपका पूछ दे कि सीमांत लागत के वक्र का आकार कैसा होता है। तो याद रखिएगा दोनों के वक्र का आकार आपका यू अक्षर का होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है बच्चों कि किस बाजार में AR बराबर MR होता है, यानी कि कौन से बाजार में आपका एवरेज रेवेन्यू बराबर आपका मार्जिनल रेवेन्यू होता है। ठीक है, तो ये सा आपका होता है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में। देखिए जो आपका पूर्ण प्रतियोगिता बाजार है इसमें आपका ये AR बराबर MR बराबर आपका प्राइस होता है। ठीक है, याद रखिएगा MR बराबर क्या होता है आपका प्राइस होता है। इस पर आगे बढ़ा करके पूछ सकता है कि AR बराबर MR बराबर प्राइस कौन से बाजार में होता है। ठीक है, यानी कि P किसके बाजार, कौन से बाजार में होता है? तो याद रखिएगा पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में। और इसमें जो आपका प्राइस का जो ग्राफ बनता है इस प्रकार से बनता है। यही वक्र आपका क्या होता है? AR होता है, यही वक्र आपका MR होता है और यही वक्र आपका प्राइस होता है, यानी कि आपका कीमत होता है। ठीक है, जो कि आपका एक्स के समांतर होता है, इस प्रकार से होता है। तो याद रखिएगा ऐसा किस बाजार में होता है? AR बराबर MR बराबर प्राइस यानी कि P, तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि निम्न में से किस बाजार में विविधीकृत वस्तुओं का उत्पादन होता है? तो विविधीकृत यानी कि अलग अलग प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन आपका एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार में होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा, एकाधिकारी प्रतियोगिता। और पूर्ण प्रतियोगिता में कैसा होता है? तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में आपका एक ही समान यानी कि एक तरह से समरूप वस्तुओं का निर्माण होता है। ठीक है, याद रखिएगा पूछ देगा कि एक समान यानी कि समरूप वस्तुओं का निर्माण कौन से बाजार में होता है? तो याद रखिएगा पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में। ठीक है, और एकाधिकारी बाजार प्रतियोगिता बाजार में कैसा होता है? तो आपको विविधीकृत वस्तुओं यानी कि अलग अलग प्रकार की वस्तुओं का आपका निर्माण होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि फर्म के संतुलन की मूल शर्त क्या है? तो फर्म के जो संतुलन की मूल शर्त होता है बच्चों, यानी कि जो मेन शर्त होता है ये होता है आपका MC बराबर आपका MR होना चाहिए। यानी कि जब आपका मार्जिनल कॉस्ट, जब मार्जिनल रेवेन्यू यानी कि मार्जिनल कॉस्ट का हिंदी में मीनिंग क्या हुआ? यानी कि सीमांत लागत जब सीमांत आगत के बराबर हो जाता है तब आपका क्या होता है? फर्म क्या होता है? कहा जाता है आपका संतुलन में होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा आपका MC बराबर MR। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है बच्चों कि पूर्ति अपने लिए मांग का सृजन स्वयं कर लेती है या किसने कहा? तो ये जो आपका स्टेटमेंट है ये आपका JVC का है। JVC ने ही कहा था आपका कि पूर्ति अपने लिए मांग का सृजन स्वयं कर लेती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा JVC। ये सब जो क्वेश्चन है बहुत बार रिपीट हो चुका है, यही सब क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि एक मुक्त कर लगाने से यानी कि टैक्स लगाने से किसी वस्तु की पूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, यानी कि कोई भी वस्तु है, मान के चलिए ये आपका 3 रुपए का कोई भी आपका कलम है। ठीक है, इस पर हम 2 रुपये टैक्स लगा दिए तो इस वस्तु का दाम बढ़ करके कितना हो गया? 3 से आपका 5 हो गया। तो कोई भी वस्तु पर जब भी हम लोग टैक्स लगाते हैं तो उसका दाम बढ़ जाता है, तो उससे पूर्ति पर प्रभाव क्या पड़ेगा? सो आपको यहाँ पे पूछ रहे हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, समझिएगा। देखिए कोई भी वस्तु पर टैक्स लगाएंगे तो दाम बढ़ेगा, दाम बढ़ने से क्या होगा? तो कोई भी वस्तु का दाम बढ़ता है क्या होता है? उस वस्तु की क्या होती है? मांग कम हो जाती है, यानी कि जिसका दाम ज्यादा हो जाता है उसको क्या करने लगते हैं? आपको व्यक्ति लोग क्या करते हैं? उसे कम खरीदने लगते हैं। ठीक है, तो क्या होगा? मांग कम होगा। तो सिंपल सी बात है, अगर मांग कम होगा तो जो उसको बना रहा है, जो उसको पूर्ति कर रहा है, तो पूर्ति करने वाला भी क्या कर देगा? वस्तु की मात्रा में कमी कर देगा, क्योंकि बिकेगा ही नहीं भैया, तो उसको बना के क्या करेगा? तो सिंपल सी बात है, ये क्या हो जाएगी? एक मुक्त कर लगाने से यानी कि टैक्स लगाने से किसी भी वस्तु का ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसकी पूर्ति में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। ठीक है, कोई खरीद भी नहीं करेगा, दाम बढ़ जाएगा। तो सिंपल सी बात है, पूर्ति भी कम हो जाएगा, उसको बनाने वाले भी कम कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। समझ में आ गया होगा बच्चों? उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि बाजार मूल्य को परिभाषित किया जाता है। तो बाजार मूल्य को आपका अल्पकालीन बाजार के रूप में परिभाषित किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा, अल्पकालीन बाजार से। ठीक है,
उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि अधिकाय मांग की स्थिति में कीमत में परिवर्तन होती है। देखिए अधिकाय का मतलब क्या हुआ, अधिक, यानी कि जब किसी भी वस्तु का मांग अधिक होने लगेगा तो उस वस्तु की कीमत में क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो सिंपल सी बात है, कोई भी वस्तु का मांग ज्यादा होने लगेगा तो वस्तु की कीमत में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग याद रख सकते हैं कि जब कोरोना में आपका मास्क का मांग क्या हो रहा था, बढ़ गया था, वृद्धि हो गया था, ठीक है, मास्क का मांग जब तेजी से होने लगा था तो जो मास्क का दाम आपका 10 रुपए था वही मास्क आपका 30 रुपए में बिकने लगा था, ठीक है। तो क्या हुआ था, मांग बढ़ने से क्या हो रहा था, आपका दाम में भी, कीमत में भी वृद्धि होने लगा था, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, अधिकाय मांग की स्थिति में क्या होती है, कीमत में क्या परिवर्तन होता है, वृद्धि होने लगता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। इकोनॉमिक्स को अपना दैनिक जीवन से जितना ज्यादा रिलेट करके पढ़ोगे ना तो उस पर आपको जितना उतना ज्यादा आ जाएगा और समझ में भी आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहां, तो कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहां वस्तु की मांग और जो आपकी पूर्ति है बच्चों वस्तु का ये बराबर हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति जहां बराबर हो वहीं पे उस वस्तु की कीमत क्या होता है, निर्धारित होता है। इस प्रकार से आपका ग्राफ होता है। देखिए इस प्रकार से आपका मांग का वक्र होता है, ठीक है, यानी कि ऊपर से आपका नीचे आता है मांग का वक्र और आपका, और ये नीचे से ऊपर जाता है पूर्ति का वक्र। तो ये जो आपका मांग का वक्र यानी कि डिमांड और ये जो सप्लाई का वक्र है जहां पे एक दूसरे को काटती है बच्चों, जहां पे एक दूसरे के बराबर होती है वहीं पे काटता है, ठीक है, और वहीं पे आपका क्या होता है बच्चों, कोई भी वस्तु का आपका कीमत का निर्धारण होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक के लेखक कौन है, यानी कि ये जो पुस्तक आपका द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, तो ये पुस्तक को किसने लिखा है, तो इस पुस्तक को आपका जे.एम. केन्स ने लिखा है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। और इस पुस्तक की रचना कब किया था, कब इसे लिखा गया था, तो याद रखिएगा 1936 में, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि जीएनपी और एनएनपी में क्या संबंध है, यानी कि जीएनपी और एनएनपी में क्या रिलेशन है, सो आपसे पूछ रहा है। तो सिंपल सी बात, अगर आप लोगों ने फार्मूला याद रखा होगा तो ये आपसे बन जाना चाहिए। फार्मूला क्या होता है, एनएनपी बराबर होता है आपका जीएनपी, ठीक है, जीएनपी माइनस डिप्रिसिएशन यानी कि आपका घिसावट मूल्यह्रास, ठीक है। तो यहाँ पे घिसावट हो जाएगा कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3 में, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि स्टॉक चर एक का उदाहरण है। तो स्टॉक चर आपका किसका उदाहरण है, तो ये आपका एक पूंजी का उदाहरण है, ठीक है, क्योंकि स्टॉक क्या होता है आपका, स्टॉक को किसी एक निश्चित बिंदु में मापा जाता है और ये आपका जल्दी नहीं बदलता है, ठीक है। तो ये स्टॉक क्या है आपका, एक प्रकार का ऐसा चर है जो जल्दी जल्दी नहीं बदलता है और पूंजी आपका जल्दी जल्दी नहीं बदलता है, ठीक है। तो ये इसी का पूंजी का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि राष्ट्रीय आय के आकलन में किसी वस्तु या सेवा का मूल्य एक से अधिक बार शामिल करना कहलाता है, यानी कि राष्ट्रीय आय की जब गणना की जाती है उसका आकलन किया जाता है तो कोई भी वस्तु के मूल्य को एक बार से दूसरा बार अगर हम लोग शामिल करते हैं तो एक से अधिक बार शामिल करते हैं तो उसी को क्या कहते हैं, उसी को आपका दोहरी गणना कहा जाता है। सिंपल सी बात है, दोहरी का मतलब 2-3 बार हो गया, दोहराया दल नहीं कहते हैं कि ईटा दोहरा तो रे, ईटा इस तरह से गलतियां तो दोहरेली खटम नहीं बोलते। तो दोहरी का मतलब क्या होता है, रिपीट करना, ठीक है। तो जब भी रिपीट होता है तो उसी को क्या कहते हैं, दोहरी गणना कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि निम्न में से किस वस्तु के निर्माण में गेहूं एक मध्यवर्ती वस्तु है। तो देखिए मध्यवर्ती वस्तु किसे कहते हैं, तो मध्यवर्ती वस्तु वैसे कहते हैं जो जिसे अंतिम वस्तु को बनाने में आपका जिसे कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इनमें से कौन से वस्तु को बनाने में आपका गेहूं के कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो ब्रेड आपका गेहूं से ही बनता है, ठीक है। आपका बिस्किट को भी आपका गेहूं से ही बनता है, ठीक है बच्चों। चपाती भी आपका गेहूं से ही बनता है, यानी कि ये सभी के लिए आपका क्या है, ये सभी वस्तु के निर्माण में गेहूं क्या है आपका एक मध्यवर्ती वस्तु है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि मुद्रा का कार्य है, यानी कि आपका जो रुपया है, नोट है, इसका कार्य क्या है, तो विनिमय का एक माध्यम है। लेन देन भी हम लोग पैसा सही करते हैं भैया। मूल्य का संचय है, यानी कि क्या कर सकते हैं, पैसा को इकट्ठा करके भी हम लोग रखते हैं। मूल्य का मापक है, नहीं मापते हम लोग, मूल्य का मापक समझ लो कैसे, जैसे कि हम लोग 10 रुपये केजी तो रुपये में 10 रुपये किलो नाप दिए, 20,000 का स्कूटर तो 20,000 में मुद्रे के रूप स्कूटरवा को मुद्रे के रूप में माप दिए, ठीक है। तो ये मूल्य का मापक भी है। तो ये सभी आपका मुद्रा का कार्य है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि किसने कहा मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। तो ये जो स्टेटमेंट है बच्चों मुद्रा का परिभाषा है कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, ये आपका होटले विदर्श ने कहा था। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि भारत का एक केंद्रीय बैंक है। तो भारत का एक केंद्रीय बैंक आपका भारतीय रिजर्व बैंक है, ठीक है, जिसे आरबीआई कहते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये आपका भारत का केंद्रीय बैंक है। इसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है, सरकार का भी बैंक
कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। बाकी बात सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक, ये तीनों आपका क्या है, ये तीनों आपका व्यापारिक बैंक है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सारा क्वेश्चन देखिए, जिस स्टूडेंट ने क्वेश्चन भेजा है लगभग पिछला बार भी इसी तरह से पढ़ाए थे ना, लगभग सारा क्वेश्चन ये सही करके आए हैं, लगभग सारा क्वेश्चन, ठीक है, लगभग, ठीक है, क्योंकि यही सब क्वेश्चन आपका रिपीट होता है। इतना अच्छा से कोई आपको देखिएगा, इकोनॉमिक्स आपको कोई भी टीचर के पास पढ़ते होंगे यूट्यूब पे, तो आपका जो ऑब्जेक्टिव करा रहे होंगे ना, सिर्फ आंसर बता के निकल रहे हैं, इतने अच्छे से आपको नहीं समझाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि केंद्रीय बैंक का मुख्य कार्य है, तो केंद्रीय बैंक यानी कि जो आपका आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसका कार्य क्या है? तो ये आपका केंद्रीय बैंक आपका केंद्रीय सरकार का बैंकर एजेंट है, यानी कि सरकार का बैंक है भैया, जब चाहे तब इससे सरकार पैसा लेन देन करता है, ठीक है। उसके बाद देखिए बैंकों का बैंक है, यानी कि जितने भी प्रकार का बैंक है आपका, झारखंड ग्रामीण बैंक, स्टेट बैंक, आपका बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, इन सभी का मुखिया कौन है? तो ये आपका आरबीआई है, यानी कि केंद्रीय बैंक है, तो ये आपका बैंकों का बैंक हो गया, ठीक है। नोट जारी करता है, नोट कौन जारी करता है? आपका देखिए नोटम निकल रहता है, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, तो ये आपका नोट भी जारी करता है केंद्रीय बैंक ही, यानी कि ये सभी कार्य मुख्य कार्य है आपका केंद्रीय बैंक का। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है बच्चों कि उपभोग फलन C बराबर आपका A प्लस BY में स्वायत्ता उपभोग है, तो इसमें आपका स्वायत्ता उपभोग क्या हो जाएगा? तो इसमें स्वायत्ता उपभोग आपका क्या है? ये है, क्या है? ये आपका इसमें स्वायत्ता उपभोग है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। स्वायत्ता उपभोग किसको कहते हैं? तो स्वायत्ता उपभोग उस उपभोग को कहते हैं जो कि आपका आय पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है, यानी कि आप कमाएं और ना कमाएं आपको खाना पड़ेगा ही, उसी को स्वायत्ता उपभोग कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग समझ सकते हैं, जैसे कि समझिएगा, मान के चलिए आप कितनों कमा रहे हैं चाहे नहीं कमा रहे हैं, आपको खाना पड़ेगा ना जी, जो खाना का खर्चा पड़ रहा है उसी को क्या है समझ सकते हैं यहाँ पे स्वायत्ता उपभोग है, यानी कि ये आय पर आपका निर्भर नहीं करता है, आप कमाइए चाहे नहीं कमाइए आपको खाना पड़ेगा ही, ठीक है, तो इसी को क्या कहेंगे? स्वायत्ता उपभोग कहेंगे। तो ये यहाँ पे आपका किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। बाकी बात बी क्या है? तो बी यहाँ पे आपका है प्रेरित उपभोग, जो कि आपका वाई पर निर्भर कर रहा है, ठीक है। उसके बाद सी तो आपका जानबे करते हैं यहाँ पे उपभोग है, कुल उपभोग, जो कि आपका ये दोनों पर निर्भर कर रहा है, तो ये यहाँ पे किसी पर निर्भर नहीं कर रहा है, यानी कि ये आपका स्वायत्ता उपभोग है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। सारा समझते हुए चलिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि मंदी वह अवस्था है जो अर्थव्यवस्था में, तो मंदी हम लोग किसे कहेंगे? अर्थव्यवस्था में क्या परिवर्तन देखने को मिलता है तभी हम लोग कहते हैं कि मंदी आ गया है। तो देखिए अर्थव्यवस्था में जब रोजगार नहीं मिलने लगता है लोगों को, जब उत्पादन वस्तु का कम हो जाता है, तब क्या कहते हैं कि मंदी आ गया है, ठीक है। तो जब रोजगार तथा उत्पादन स्तर गिरता है उसी को क्या कहते हैं? आपका मंदी कहा जाता है, वही अवस्था को मंदी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि किसी अर्थव्यवस्था में यदि MPS बराबर 0.2 है तो गुणक का मान क्या होगा, यानी कि K बराबर क्या होगा? सो आपसे पूछ रहा है। तो K बराबर फार्मूला क्या होता है? तो K बराबर फार्मूला होता है आपका 1/1 आपका होता है MPS। क्या होता है? 1/MPS, ये गुणक का फार्मूला होता है, यानी कि K बराबर फार्मूला होता है। तो सिंपल सी बात है, 1 बराबर MPS का वैल्यू आपका 0.2 दिया हुआ है, यहाँ पे पॉइंट उठाइए, ऊपर एगो 0 बैठ गया, तो 2 से 10 को काटेंगे कितना बार में कटेगा? 5 बार में, यानी कि K बराबर आपका क्या आ जाएगा भैया? 5 आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है बच्चों? उसके बाद देखिए K का आपका 2-3 फार्मूला होता है, 2 फार्मूला होता है, ठीक है। एक तो अभी आपको मैंने बताया कि एक आपका 1/MPS हो गया, फिर होता है एक K बराबर एक होता है आपका 1/1 माइनस MPC। क्या होता है? 1/1 माइनस MPC, ठीक है। अगर MPC यहाँ दे दे, यदि अगर क्वेश्चन में आपका MPC बराबर कुछ भी दे दे, 1.2, 5, 6 कुछ भी दे दे, और आपको K वैल्यू पूछे, तब आपको ये नीचे वाला फार्मूला लगाना है, मतलब जो क्वेश्चन में दिया रहे उसी के अनुसार आपका फार्मूला लगाना है। जैसे क्वेश्चन में आपका MPS दिया हुआ था तो इस फार्मूला को लगाएं, अगर क्वेश्चन में MPC दिया हुआ रहता है तो हम लोग नीचे वाला फार्मूला को लगाते हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन वही क्वेश्चन है भैया, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन कि निवेश गुणक है, यानी कि K बराबर क्या क्या फार्मूला होता है? तो अभी बताएं 1/MPS होता है और 1/1 माइनस MPC भी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा, एक और दो दोनों। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि निवेश के निर्धारक घटक कौन सा है, यानी कि निवेश को कौन निर्धारण करता है? तो पूंजी की सीमांत क्षमता भी निर्धारण करता है और ब्याज की दर भी निर्धारण करता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा, एक और दो दोनों। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है टैक्स से। टैक्स से आपका मॉडल पेपर में भी ये क्वेश्चन था, वहां पे मैंने आपको बताया था कि जो आपका डायरेक्ट टैक्स होता है, यानी कि जो प्रत्यक्ष टैक्स होता है,
और अप्रत्यक्ष टैक्स होता है। ये क्या होता है, मैंने आपको मॉडल पेपर का सॉल्यूशन आप लोग जरूर देख लीजिएगा बच्चों। मैंने मॉडल पेपर का जो आपका 30 क्वेश्चन है इसको इतना अच्छा से समझाया है कि उसमें आपका टाइम 45 मिनट गया है। अगर वो 45 मिनट का आप लोग टाइम दीजिएगा ना तो आपका एग्जाम में जो 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसमें 25 आपका फिक्स हो जाएगा, क्योंकि मॉडल पेपर से जो आपका रिलेटेड क्वेश्चन है वही क्वेश्चन को पूछता है, और तो मॉडल पेपर वाला ही क्वेश्चन पूछता है, और तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछता है। यही देखिए आपका जो प्रीवियस ईयर इतना अच्छा से मैं आपको समझा रहा हूं ना, यही क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, या तो यही रिपीट करेगा, और तो मॉडल पेपर का क्वेश्चन रिपीट करता है, और तो मॉडल पेपर से रिलेटेड क्वेश्चन रिपीट करता है। मतलब कि सिंपल बोले तो जो जेक का ऑफिशियल क्वेश्चन है जिससे मॉडल पेपर का क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपका बार बार आता है। ठीक है, तो उसको आप लोग जरूर देखिएगा। वहां पे मैंने बताया कि प्रत्यक्ष कर क्या होता है और अप्रत्यक्ष कर क्या होता है, तो उस वीडियो को जो देख करके आएंगे वो आपको डायरेक्ट यहाँ पे बता देंगे कि अप्रत्यक्ष कर का कौन सा एक उदाहरण है। तो बिक्री कर भी आपका अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है, और उत्पाद शुल्क भी आपका अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है, क्योंकि ये आपका जो अप्रत्यक्ष कर होता है किसी पर डिपेंड नहीं करता है, मतलब ये दूसरे के ऊपर टाल दिया जाता है। जैसे कि मान के चलिए जो आपका, जैसे कि आपका कलम पर आपका टैक्स लग रहा है, तो कलम कौन, जो दुकानदार बेच रहा है वो टैक्स देता नहीं, जो खरीदते हैं दुकानदार टाल देता है हम लोग पर। ठीक है, जो खरीद रहे हैं हम लोग लिख रहे हैं तो हम लोग टैक्स देते हैं। तो जो दूसरे के ऊपर टाला जा सकता है उसको क्या कहते हैं, अप्रत्यक्ष टैक्स कहते हैं। तो उत्पाद शुल्क और जो बिक्री कर है ये आपका अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा, 1 और 2 दोनों। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियों के अंतर को क्या कहते हैं। तो सिंपल सी बात है, राजस्व घाटा कहेंगे, यानी कि जितना हम लोग खर्चा किए हैं और जितना हमें आपका इनकम प्राप्त हुआ, सरकार को टैक्स प्राप्त हुआ, तो इन दोनों के जो अंतर होता है इसी को क्या कहते हैं, आपका घाटा कहते हैं। ठीक है, राजस्व घाटा, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि विदेशी विनिमय दर का निर्धारण होता है। तो जो आपका विदेशी विनिमय दर का निर्धारण होता है बच्चों, ये आपका विदेशी विनिमय बाजार में मांग और पूर्ति के द्वारा होता है। ठीक है, यानी कि कोई भी विनिमय का दर हो गया हो, ठीक है, ये किससे होगा, मांग और पूर्ति के द्वारा ही आपका इसका निर्धारण होता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि व्यापार संतुलन का अर्थ है। तो संतुलन किसे कहेंगे बच्चों, संतुलन कब होता है, जब दोनों तरफ से बराबर हो, यानी कि लेना भी बराबर करना है और देना भी आपका, जब दोनों बराबर हो जाए तभी आपका संतुलन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए पहला ऑप्शन आपका क्या है, वस्तुओं के आयात और निर्यात, यानी कि हम लोग आयात किसे कहते हैं, जब हम लोग किसी दूसरे देश से सामान को मंगाते हैं उसी को क्या कहते हैं, आयात कहते हैं, और जब हम लोग किसी दूसरे देश को सामान को बेचते हैं उसी को निर्यात कहते हैं। यानी कि जब आपका आयात और निर्यात बराबर हो जाता है तभी व्यापार संतुलन होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा, डी नहीं 4 नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या है बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन सा मद भुगतान संतुलन के चालू खाते का एक घटक है। तो कौन सा मत हो जाएगा, तो चालू खाते में क्या आता है, जो लेन देन करते हैं वही आपका चालू खाता में आता है, यानी कि जो वस्तुओं का आयात करते हैं और जो आपका निर्यात करते हैं वही आपका क्या होता है, आपका चालू खाता में आता है। तो यहाँ पे वस्तु का निर्यात दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। निर्यात आयात रहता है तो वो भी हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि भुगतान संतुलन में असंतुलन का निम्न में से कौन आर्थिक कारण है। तो भुगतान संतुलन में असंतुलन का आपका आर्थिक कारण होता है व्यापार चक्र। ठीक है, जब भी व्यापार चक्र में कोई भी गड़बड़ी होता है, ठीक है, तो इसी से आपका भुगतान संतुलन में क्या होता है, असंतुलन की स्थिति पैदा होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा व्यापार चक्र। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद आपका 2024 का क्वेश्चन है और 2024 में आपका टोटल 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए 2022 और 2023 में आपका 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन इसे 2024 में कम करके 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर दिया गया और 2025 में भी आपका 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए एक एक करके सारे क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग देखते हुए चलते हैं। और 2024 में तो आपका लगभग सारा क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही रिपीट हुआ है। चलिए एक बार आप लोग देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे जल्दी से। देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि किसने कहा है कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, एडम स्मिथ ने कहा है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में सम्मिलित होती है। तो ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। इसमें आपका व्यक्तिगत इकाई, छोटी छोटी इकाइयां और जो आपका व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण है ये सभी सम्मिलित होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, इनमें से सभी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा था, क्वेश्चन नंबर 3 कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं कौन सी है। तो देखिए अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या से क्वेश्चन पूछा जाता है, बस सिर्फ ऑप्शन कभी कभी चेंज कर देता है। जैसे कि हाँ, साधनों का आवंटन भी है, साधनों की कुशलतम उपयोग भी ये केंद्रीय समस्या है और आर्थिक विकास भी, ये तीनों आपका क्या है, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया था, चौथा क्वेश्चन क्या पूछा था कि उस वक्र का नाम बताएं
जो आर्थिक समस्या को दर्शाता है। तो कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, उसे क्या कहते हैं, उत्पादन संभावना वक्र कहते हैं। आपको मैंने इस प्रकार से आपका ग्राफ मतलब ये आपका कह सकते हैं फिगर बना करके भी बता दिया है कि ये आपका मूल बिंदु की ओर अवतल होता है और ये क्या होता है आपका बाएं से दाएं गिरता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है कि जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तो सीमांत उपयोगिता होगी तो क्या होगी, शून्य होगा भाई साहब। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा था, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि उपयोगिता का संबंध होता है। तो मैंने आपको उपयोगिता का परिभाषा देकर के भी बताया हुआ है कि उपयोगिता क्या है, किससे कहते हैं। तो किसी भी वस्तु की वह गुण जिसे किसी भी मानव को जो संतुष्ट करने की क्षमता होती है उसी को क्या कहते हैं, आपका उपयोगिता कहा जाता है। और ये मानव आवश्यकताओं को पूर्ति से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि आवश्यक वस्तुओं की मांग की लोच होती है। तो आवश्यक वस्तुओं की जो मांग की लोच होती है ना, ये क्या होता है, ये आपका बेलोचदार होता है। बेलोचदार मतलब ईडी का मतलब क्या होता है, बेलोचदार का मतलब जीरो यानी कि शून्य। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि उत्पादन फलन में उत्पादन किसका फलन होता है। तो देखिए आपका पी एक्स आपका फंक्शन ऑफ पी एक्स, ठीक है, इस प्रकार से आपका था। तो इसमें आपका जो आपका होता है एक्स क्या होता है, तो आपका एक्स होता है भाई साहब उत्पत्ति के साधन जैसे भूमि, श्रम, पूंजी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि मौद्रिक लागत को निम्न में से किससे सम्मिलित किया जाता है। तो मौद्रिक लागत में आपका सामान्य लाभ को, व्यक्त लागत को और यह व्यक्त लागत को, ये तीनों को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। आप लोग देखते होंगे कि इकोनॉमिक्स में एक ऑप्शन हमेशा आता है इनमें से सभी। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन में तो हमेशा उसको टिक करके आना। अधिकतर 90% केस में इनमें से सभी वाला ही सही होगा। ये तुक्का मारने का बहुत ही बढ़िया तरीका है भाई साहब। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि स्थिर लागत नहीं है। इनमें से कौन सा स्थिर लागत नहीं है, तो कच्चे माल की लागत आपका स्थिर लागत नहीं है। बाकी बीमे की प्रीमियम, ब्याज, फैक्ट्री का किराया, ये सब क्या है आपका स्थिर लागत है। और ये आपका कच्चे माल की लागत स्थिर लागत नहीं है क्योंकि कच्चे माल का दाम बढ़ते घटता रहता है, तुरंत बढ़ता घटता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि वस्तु की उस मात्रा को क्या कहते हैं जिसे विक्रेता निश्चित समय में स्थिर कीमत पर बाजार में बेचने के लिए तैयार हो, तो उसे क्या कहते हैं, पूर्ति कहते हैं। जस्ट इसके उल्टा अगर रहे कि वस्तु की उस मात्रा को क्या कहते हैं जिसमें विक्रेता की जगह क्रेता रहे। ठीक है, कि निश्चित समय में आपका स्थिर कीमत पर बाजार पर खरीदने यहाँ पे बेचने की जगह खरीदने रहे तो क्या होगा, तो उसे आपका मांग के लिए मांग कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे विक्रेता और बेचना है, इस वजह से पूर्ति होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है आपका, अगला क्वेश्चन कि किसी वस्तु का मूल्य का निर्धारित होता है तो कहाँ पे होता है, जहां पे आपका पूर्ति यानी कि जो आपका पूर्ति वक्र है, पूर्ति का वक्र और जो आपका ये डिमांड कर्व है, ये दोनों जहां पे कट करता है मांग और पूर्ति का वक्र, वहीं पे क्या होता है आपका वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया था यहाँ पे आपका कि पेट्रोल की कीमत बढ़ जाने पर कार का मांग वक्र खिसक जाता है। तो किधर खिसक जाता है, तो इस प्रकार से कार का मांग वक्र होता है। और देखिए यहाँ पे पेट्रोल और कार क्या है, तो दोनों आपका एक पूरक वस्तु है। और पूरक वस्तु में किसी एक वस्तु का अगर मांग का मतलब एक वस्तु का दाम अगर बढ़ जाता है तो दूसरे वस्तु का क्या होता है, ऑटोमेटिक उसका मांग क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और जब भी मांग कम होता है तो ये रेखा क्या होती है, यहाँ पे फिर से बना देता हूँ, देखिए ये रेखा क्या होती है, ये मांग वक्र, आपका मांग कम होगा तो ये रेखा आपका इधर आ जाएगी, यानी कि इधर किधर आ जाएगी, बाईं तरफ आ जाएगी। अगर क्या हो जाएगा, मांग बढ़ेगा तो ये रेखा इधर चला जाएगा, दाईं तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो मांग कम हो रहा है तो बाईं तरफ आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सा सही है, तो पूर्णतः लोचदार ई एस बराबर क्या होता है आपका इनफिनाइट होता है, अधिक लोचदार ई एस यानी कि एक से अधिक होता है, पूर्णतः बेलोचदार में ई एस बराबर 0 होता है, यानी कि ये सभी सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि निम्न में से किस बाजार को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो मैंने आपको कई बार बताया कि इस प्रकार का जहां फिगर है दोनों एक जगह से एम आर और ए आर निकले वहां पे, ठीक है, वहां पे क्या होता है, इस तरह के बाजार को आपका एकाधिकार बाजार कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। और यहाँ पे देखिए आपका जिसमें ए आर बराबर एम आर होता है, ठीक है, और जो आपका डिमांड का कर्व होता है ये क्या होता है आपका ए एक्स के समांतर हो, इस तरह से फिगर हो, तो आप पहले भी आपको बताएं वहां पे क्या होता है, वहां पे आपका पूर्ण प्रतियोगिता फर्म होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित चित्र प्रदर्शित करता है, क्या प्रदर्शित करता है भाई साहब, ऑप्शन देखिए अधिक लोचदार, पूर्णतः बेलोचदार, कम लोचदार। तो सारा क्वेश्चन वही रिपीट हुआ है भाई साहब। देखिए तो आपको मैंने पहले भी बताया था कि अगर ये आपका ये जो डिमांड रेखा है डी बराबर क्या हो, डिमांड वक्र, ठीक है, तो डिमांड कर्व जो आपका एक्स अक्ष के समांतर आ जाए इस तरह से, तो वहां पे क्या होता है आपका ईडी बराबर इन्फिनाइट होता है। और ईडी बराबर इन्फिनाइट मतलब पूर्णतः लोचदार। ठीक है, तो यहाँ पे पूर्णतः लोचदार कहाँ पे दिया गया, ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर
बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, और यहीं पे याद रखिएगा इस प्रकार से भी बताए हैं, जब ये जो डिमांड वक्र है इस तरह से हो जाए, ठीक है, यानी कि वाई एस के समांतर, तब क्या होगा आपका अधिक लोचदार होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि अस्थायी पूंजी के उपभोग को क्या कहते हैं, तो इसे आपका मूल्य ह्रास कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। 18वां क्वेश्चन देखिए क्या है कि किसने कहा कि समष्टि अर्थशास्त्र सारी अर्थव्यवस्था की कार्यकरण से संबंधित है, तो ये किसने कहा है, तो ये आपका सेपीरो ने कहा है। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि द्वितीय क्षेत्र में कौन सी सम्मिलित है, तो द्वितीय क्षेत्र में कौन सी सम्मिलित है, तो द्वितीय क्षेत्र में आपका विनिर्माण आता है, बाकी बात बीमा, व्यापार और बैंकिंग, ये सब तीनों आपका किस में आता है, तो तृतीय क्षेत्र में आता है। कृषि, खनन, आपका ये सब क्या हो गया, पशुपालन प्राथमिक क्षेत्र में आता है। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि वस्तु विनिमय प्रणाली में निम्न में से कौन सी कठिनाइयां हैं, तो वस्तु विनिमय प्रणाली में आपका दोहरे संयोग का अभाव भी होता है, वस्तु की विभाजन में भी कठिनाई होती है, और सामान्य स्वीकारक मूल्य मापक का अभाव भी होती है, यानी कि ये तीनों कठिनाइयां हैं वस्तु विनिमय प्रणाली में। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि मौद्रिक नीति का संबंध है, तो मौद्रिक नीति का संबंध आपका खुले बाजार की क्रियाओं से है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए बच्चों, आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि केन्स का गुणक किनके बीच संबंध स्थापित करता है, तो केन्स का जो गुणक है यानी कि के गुणक बराबर क्या होता है, तो बोलिएगा सर गुणक बराबर होता है डेल्टा वाई बटा डेल्टा आई। ठीक है, जहां पे डेल्टा वाई और डेल्टा आई क्या है, तो वो पहले भी बता चुके हैं, डेल्टा वाई क्या है, आई में परिवर्तन, और डेल्टा आई है निवेश में परिवर्तन, और यही आपका आई और निवेश में मतलब संबंध को बताता है। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। फॉर्मूला आज रखिएगा, सारा बन जाएगा, टेंशन मत लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है कि समस्त मांग के प्रमुख घटक है, तो इसमें आपका व्यक्तिगत उपभोग, सार्वजनिक उपभोग और विनियोग, ये तीनों आता समस्त मांग के प्रमुख घटक है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, यहाँ पे आपका गुणक का सूत्र पूछ दिया है, तो के बराबर अभी बताएं क्या होता है, तो डेल वाई बटा डेल आई होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्वेश्चन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सारा ये क्वेश्चन अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं 2024 का क्वेश्चन ना, तो डिटेल सोल्यूशन मैंने कुछ देर पहले अपलोड किया है, आप लोग उससे जरूर देख लीजिएगा डिटेल सोल्यूशन, क्योंकि एक साल बैक का जो पेपर होता है ना उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, तो मैंने डिटेल करवा दिया, इस वजह से यहाँ पे आपको डिटेल में नहीं करवा रहा हूँ, और वीडियो तो आपका 1 घंटा से प्लस हो गया है, 1 घंटा 20 मिनट से प्लस, इस वजह से। ठीक है, तो बाकी बात आप लोग उससे देख लीजिएगा। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि यदि एमपीसी बराबर 0.5 है, विनियोग 100 करोड़ है, तो अर्थव्यवस्था में कुल आय में क्या वृद्धि होगी, सो पूछ रहे हैं। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। एमपीसी बराबर क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 0.5 दिया है। विनियोग को किससे दर्शाते हैं हम लोग, तो विनियोग को यानी कि निवेश को हम लोग दर्शाते हैं डेल आई से, और डेल आई बराबर क्या दिया गया है, तो डेल आई बराबर दिया गया है 100 करोड़ दिया गया है। पूछा क्या है, तो आय में वृद्धि पूछा है, यानी कि आय में परिवर्तन, डेल वाई पूछा है, तो डेल वाई बराबर क्या होता है, 100 आपसे यहाँ पे निकालना है। ठीक है, तो सिंपल बोलिए, अभी के बराबर एक फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, 1/1 माइनस एमपीसी, क्या फॉर्मूला होता है, 1/1 माइनस एमपीसी आपका फॉर्मूला होता है के बराबर। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए, यहाँ पे कुछ ज्यादा नहीं लिखे, ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं बताए। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, के बराबर क्या होता है, 1/1 माइनस एमपीसी होता है। अब यहाँ पे देखिए 1/1 माइनस एमपीसी, यहाँ पे एमपीसी का वैल्यू रखिए, एमपीसी का वैल्यू रखेंगे यहाँ पे 0.5, तो 1 में 0.5 घटाएंगे तो क्या होगा, तो बोलेगा सर 0.5 बचेगा, यानी कि 1/0.5। ठीक है, 1/0.5। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं 1/0.5 को क्या लिख सकते हैं, तो बोलिएगा सर 1/2 लिख सकते हैं, तो के बराबर क्या आ गया, 1/1/2, यानी कि 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/1 क्या करेंगे, तो 2 यहाँ पे नीचे में गुना हो जाएगा, यानी कि 1 क्या हो जाएगा, ऊपर चल जाएगा, मतलब 2 ऊपर चल जाएगा, यानी कि के बराबर क्या आ गया, तो के बराबर 2 आ गया। ये समझ में आया ना जी, हाँ, कैसे समझ नहीं आएगा, तो ये जो नीचे वाला होता है ये ऊपर में गुना होता है, और ये सटले, और जो ऊपर वाला नीचे का होता है ये यहाँ से इस तरह से गुना होता है। तो 1/1 यहाँ पे लिख दिए, 1 था ऊपर में, तो 1/1 लिखेंगे तो मतलब 1 ही हुआ ना, तो वही वहां पे फिर इसके बाद ऊपर गुना किए तो 2 आया, नीचे 1 से गुना किए तो 1 आया। ठीक है, यानी कि क्या हो गया, 2 ही हो गया, 2/1 यानी कि 2। ठीक है, तो के बराबर क्या आ गया, 2 आ गया। अब यहाँ पे आप ये बताइए कि हमने अभी के बराबर एक फॉर्मूला और आपको बताया था। ठीक है, यहाँ पे इतना मिटाएं, चलिए इसको हम यहाँ पे अच्छा से पहले मिटा लेते हैं, रुकिए यहाँ पे इसको मिटा लेते हैं, ये यहाँ पे इसको मिटा लिए। अब चलिए इसको फिर से हम लोग बनाते हैं, देखिए अब समझिएगा, के बराबर 2 आ गया, और के बराबर एक फॉर्मूला और आपको मैंने बताया। क्या फॉर्मूला बताया सर, तो के बराबर बताया था अभी कि क्या होता है,
डेल क्या होता है, डेल वाई बटा डेल, इसको डेल्टा पढ़ दें तो डेल भी पढ़ सकते हैं, डेल आई होता है। ठीक है, अब डेल वाई बटा डेल आई। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए के बराबर क्या दिया गया है, तो बोलिएगा सर 2 दिया गया है कि 2 लिख दिए। डेल वाई बराबर क्या दिया गया है, बोलिएगा सर डेल वाई तो निकालना है सर, डेल वाई तो क्या करना है, निकालना है, तो डेल वाई यहाँ पे लिख दिए। अब डेल आई बराबर क्या दिया गया, तो बोलिएगा सर 100 करोड़ दिया गया। देखिए यहाँ पे लिख लिया, देखिए 100 करोड़ लिखे ना जी, तो नीचे हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, 100 लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे 2/1, अब तिरछा गुणा कीजिए। ठीक है, 2/1 मतलब दुबे हुआ, तो तिरछा गुणा कीजिएगा तो क्या होगा, 100 गुना 2 बराबर 200, और 1 गुना डेल वाई मतलब डेल वाई, तो डेल वाई बराबर क्या आ गया, तो बोलिएगा सर डेल वाई बराबर क्या आ गया, तो बोलिएगा सर 100 गुना 2 बराबर 200, यानी कि यहाँ पे डेल वाई बराबर कह सकते हैं कि आय में कितना वृद्धि होगा, 200 करोड़ वृद्धि होगा। बात समझ में आ गया ना जी, समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करिए फटाक से। हाँ, इतना मेहनत करके 1-1 घंटा वीडियो बना रहे हैं आप लोग के लिए, और वीडियो का लाइक नहीं करता, मुँह सूख गया है, पानी नहीं पी पाए। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि न्यून मांग को ठीक करने के लिए कौन से उपाय है, तो न्यून मांग को ठीक करने के उपाय आपका राजकोषीय उपाय भी है और मौद्रिक उपाय भी है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना आपका, क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, इसका क्या हो जाएगा, राजस्व सॉरी इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों हो जाएगा, राजकोषीय उपाय और मौद्रिक उपाय। ठीक है, चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे दिया गया है 27 नंबर का कि विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए कौन सा बजट सबसे उपयुक्त होता है। देखिए मैंने पहले भी क्वेश्चन आपको करवाया हुआ है, एक होता है विकासशील अर्थव्यवस्था जो कि विकास कर रहा है, एक होता है विकसित अर्थव्यवस्था यानी कि जो विकास कर चुका है, विकास हो चुका है वहां पे। ठीक है, तो जो विकासशील अर्थव्यवस्था होता है इसमें जो बजट होता है ना, ये सबसे बढ़िया बजट माना जाता है घाटे का बजट। और जो आपका विकसित अर्थव्यवस्था होता है, विकसित, ठीक है, विकसित अर्थव्यवस्था होता है यानी कि जो विकास कर चुका है उसके लिए सबसे बढ़िया बजट होता है फायदे का बजट, यानी कि फायदे मतलब बचत का बजट। ठीक है, तो विकसित के लिए बचत का बजट और विकासशील के लिए घाटे का बजट। ठीक है, तो विकासशील पूछा था, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा घाटे का बजट। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि ऐसे व्यय जो सरकार के लिए किसी परिसंपत्ति का सृजन नहीं करते हो कहलाता है, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहा जाता है आपका राजस्व व्यय। और जो परिसंपत्ति का सृजन करे उसे क्या कहते हैं, उसे आपका पूंजीगत व्यय कहते हैं। मतलब परिसंपत्ति फायदा दी, सरकार को फायदा दी तो पूंजी लगाएंगे तभी फायदा देगा जी, तो उसे क्या कहते हैं, जो फायदा दे उसे पूंजीगत व्यय कहते हैं, और जो आपका फायदा ना दे उसे क्या कहते हैं, राजस्व व्यय कहते हैं। ठीक है, तो वही पूछा था जो सृजन ना करे यानी कि राजस्व इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि बजट हो सकता है, तो बजट आपका घाटे का बजट भी हो सकता है, प्राथमिक घाटा का बजट भी हो सकता है और मौद्रिक घाटा का भी बजट हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा था 30 नंबर का कि व्यापार संतुलन, तो व्यापार संतुलन बराबर क्या होता है, तो इसमें जब भी हम दृश्य मदों के निर्यात में यानी जितना सामान बेचें और जितना सामान हम लोग यहाँ पे खरीदें मंगाएं, इसमें बेचे में अगर मंगाने वाला घटा देंगे, ठीक है, यानी कि दृश्य मदों के निर्यात में दृश्य मदों के आयात को घटा देंगे तो व्यापार संतुलित आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका व्यापार संतुलन। क्लियर है बच्चों, समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया और ये रहा 2024 का क्वेश्चन आपका समाप्त हुआ। ठीक है, आगे आप लोगों का ये आपका समाप्त हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लगभग 250 क्वेश्चन आपको मैंने करवा दिया, 200 प्लस। ठीक है, तो 250 क्वेश्चन करवाए, तय मानिए आप लोगों ने देख लिया होगा कि किस प्रकार से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट करता है। प्रत्येक बार मात्र 20 से 30% क्वेश्चन नया क्वेश्चन आता है, तो 20 से 30% जो नया क्वेश्चन आता है ना वो आपको मैं वायरल क्वेश्चन का क्या कराऊंगा, उस पर आप लोग जरूर देख लीजिएगा। बाकी बस सब्जेक्टिव भी अपलोड कर दिया जाएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।